हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हारिस चौस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं SPPU का फर्स्ट यूनिट कंप्यूटर ग्राफिक्स का ग्राफिक्स प्रिमिटिव्स एंड स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिदम्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी इसमें हम सीखने वाले हैं इस यूनिट में, वो मैंने इस तरीके से बनाया है कि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी इसमें कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफिक्स प्रिमिटिव्स के तरफ जाएंगे, उसके बाद स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिदम्स देखेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसके अंदर आप कुछ मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम सिंपल 2D इमेजेस से लेके कुछ 3D कॉम्प्लेक्स मॉडल्स, एनिमेशंस भी आप इसमें रेंडर कर सकते हो कंप्यूटर ग्राफिक्स के यूज़ से। अगला है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन एग्जाम्स। व्हाट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड राइट सम एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो चलिए कुछ एप्लीकेशंस आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे पहला है वीडियो गेम डेवलपमेंट। वीडियो गेम डेवलपमेंट में आप ऐसा लिख सकते हो कि कुछ इन्वायरमेंट्स होते हैं वीडियो गेम्स में, रिच इन्वायरमेंट्स, कुछ डायनामिक इफेक्ट्स होते हैं, कैरेक्टर्स की मॉडलिंग होती है। ये सब आप कंप्यूटर ग्राफिक्स के हेल्प से वीडियो गेम डेवलपमेंट में कर सकते हो। दूसरा है मूवी एंड एनिमेशन प्रोडक्शन। मूवीज़ और एनिमेशन के अंदर जो CGI का यूज़ होता है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी जिसको कहते हैं, तो वो CGI भी आप कंप्यूटर ग्राफिक्स से ही डिज़ाइन कर सकते हो। कुछ भी रियलिस्टिक इन्वायरमेंट्स वगैरह आप देखते हो वो सब इसके थ्रू आप देख सकते हो। तीसरा है CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नाउ लॉट ऑफ आवर इंजीनियर फ्रेंड्स माइट ऑलरेडी नो अबाउट दिस। CAD क्या है? CAD एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम मशीन ड्राइंग करते हैं। मशीन के कुछ पार्ट्स ड्रॉ करना हो गया, या खुद इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द कंप्लीट मशीन इटसेल्फ, तो आप वो CAD के यूज़ से कर सकते हो। अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। फिर है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग आपको दिखानी है प्रेजेंटेशन में, आपके कुछ पाई चार्ट्स का यूज़ करना है, तो ये सब आप कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से करते हो। फिर मशीन ड्राइंग को आप इससे रिलेट कर सकते हो CAD से। कुछ भी मशीन आप ड्रॉ करते हो, पहले एक ऑटोमोबाइल का डिज़ाइन हो या जो भी हो, आप ड्रॉ करते हो, यू मेक यूज़ ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। उसके बाद है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI जिसे हम कहते हैं। सो बेसिकली GUI जो है पिक्चर्स, इमेजेस और पॉपअप मेन्यूज़ का जो हम ऐप्स के अंदर यूज़ करते हैं टू मेक द ऐप यूज़र फ्रेंडली, उसमें आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हो कंप्यूटर ग्राफिक्स के यूज़ से। और एक आप पॉइंट याद रख सकते हो विच इज़ मेडिकल इमेजरी। CT स्कैन्स, MRI स्कैन्स के अंदर भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ किया जाता है ताकि एक प्रॉपर एनालिसिस हो पाए जो भी चीज़ हो रही है। मेडिकल रिसर्च वगैरह के अंदर वो यूज़ करते हो आप। तो ये पॉइंट्स आप माइंड में रखो और थोड़ी सी वो पॉइंट्स के आगे थ्योरी लिख देना इफ़ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। चलो अब हम आ जाते हैं मेन अपने ग्राफिक्स प्रिमिटिव्स के अंदर। ये जो क्वेश्चंस है ये डेफिनेशंस के तौर पर आपको पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, डिफाइन व्हाट अ पिक्सल इज। सो यू कैन राइट अ पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन इमेज और डिस्प्ले ऑन अ कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टेलीविजन। जो भी आप स्मॉलेस्ट चीज़ देखते हो आपके स्क्रीन पर, अभी ये जो स्क्रीन है इस पर भी दिस इज़ अ 4K स्क्रीन, तो आप इस पर द रेजोल्यूशन इज़ 2160p। So there are these many pixels that you can see on the screen. जितने ज़्यादा आपके पिक्सल्स रहेंगे उतनी हाई क्वालिटी आपकी आप देख सकते हो। और जो कलर स्कीम होती है इसकी, वो रेड, ग्रीन, ब्लू को के इंटेंसिटीज़ को चेंज करके आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप वाइट कलर देख रहे हो, रेड 247, ग्रीन 250, ब्लू 237 उसके अंदर है। फिर येलो कलर है, रेड 241, ग्रीन 252, ब्लू 23 उसके अंदर है। सो बाय जस्ट चेंजिंग RGB जिसे हम कहते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू इंटेंसिटीज़, आप आपके पिक्सल का कलर वहाँ पर आप डिफाइन करते हो। सो जस्ट रिमेंबर द डेफिनेशन। पिक्सल्स आर टाइनी स्क्वायर्स और डॉट्स दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल पॉइंट ऑफ कलर। दे आर यूजुअली अरेंज्ड इन अ इरेगुलर 2-dimensional ग्रिड। डेफिनेशन याद रखो, डेफिनेशन से ज़्यादा पिक्सल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला है रेजोल्यूशन। व्हाट इज रेजोल्यूशन? तो बेसिकली रेजोल्यूशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डिटेल, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पिक्सल्स। नंबर ऑफ पिक्सल्स को हम रेजोल्यूशन कहते हैं, जस्ट एज आई वाज टॉकिंग अबाउट 4K। जो कॉमन रेजोल्यूशंस कुछ हैं वो आप ये देख सकते हो, जैसे है 640x480। जो बेसिक रेजोल्यूशन था पुराने ज़माने में, जब
VGA डिस्प्लेज हुआ करते थे। देन वी हैड 800 by 600 सुपर VGA, फिर 1280 by 720, 720p एंड 1080p। ये जो क्वालिटीज़ हम चेंज करते हैं हमारे यूट्यूब पर भी, अगर हमको वीडियो क्वालिटी चेंज करनी है तो सो दे आर योर रेजोल्यूशंस। और भी कुछ रेजोल्यूशंस होते हैं विच इज़ क्वाड HD, जिसमें आप 1440p आपने देखा होगा। देन यू हैव अल्ट्रा HD और 4K होता है आपका 2160p। So you can just write some resolutions for example and you can write the definition if the question is asked. उसके बाद है एस्पेक्ट रेशो। सो एस्पेक्ट रेशो है आपके विड्थ और हाइट का रेशो आपके स्क्रीन का। सो बेसिकली जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन था पहले इट वाज 4:3, बट अब जो भी HD फुल HD हम मूवीज़ देखते हैं उनका एस्पेक्ट रेशो होता है 16:9। जनरली आप फोटोज़ भी जो आपके फ़ोन में कैप्चर करते हो दे आर जनरली ऑफ द साइज 4:3। यहाँ पर डेफिनेशन है इट इज़ द रेशो ऑफ द विड्थ टू द हाइट ऑफ एन इमेज, स्क्रीन और डिस्प्ले। अगला है फ्रेम बफर। फ्रेम बफर एक ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पर आपका डेटा स्टोर किया जाता है डिस्प्ले पे पर भेजने से पहले। इससे क्या होता है, द फ्रेम बफर होल्ड्स द कलर एंड पिक्सल इन्फॉर्मेशन फॉर ईच पॉइंट ऑन द स्क्रीन अलाउइंग फॉर स्मूथ एंड कंसिस्टेंट इमेज रेंडरिंग। आपकी इमेज अच्छे से रेंडर हो इसलिए आप पहले उसे स्टोर करके रखते हो एक मेमोरी पे, एंड दैट टेम्पररी और दैट पोर्शन ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड फ्रेम बफर। ओके, सो जस्ट कीप द डेफिनेशन इन माइंड। अगला है रिफ्रेश बफर। रिफ्रेश बफर जो है फ्रेम बफर जैसा ही है, सेम डेफिनेशन है उसका, बट उसमें जो आपका डेटा है वो कंटिन्यूअसली रिफ्रेश किया जाता है। इट इज़ कंटिन्यूअसली रिफ्रेश्ड और अपडेटेड फॉर डिस्प्ले पर्पसेस। It is also a type of memory used in display systems to store data, but the data is continuously refreshed or updated. It ensures that the image on the screen remains stable and clear by repeatedly sending the stored image data to the display. अगला है frame rate। अभी देखो, frame rate is the number of frames displayed per second in a video। जितना ज़्यादा आपका FPS रहेगा frames per second, उतनी स्मूथ आपको आपकी वीडियो दिखेगी। या फिर जो भी आप गेम खेल रहे हो वो उसका FPS जितना ज़्यादा रहेगा उतनी अच्छे क्वालिटी में आपको वीडियो दिखेगी। इट्स मेजर्ड इन फ्रेम्स पर सेकेंड। जितने इमेजेस डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन पर उसे आप फ्रेम रेट कहते हो। It determines how smooth motion appears in video games or animations. For example, a video playing at 30 FPS means 30 individual frames are shown each second. एक सेकंड में आप वहाँ पर 30 frames देखते हो। Okay, so just keep this in mind. Frame rate is the number of frames displayed per second. और अगली चीज़ है अभी refresh rate. कई बार लोगों को लगता है फ्रेम रेट एंड रिफ्रेश रेट इज द सेम थिंग, बट दे आर नॉट। रिफ्रेश रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड अ डिस्प्ले अपडेट्स द इमेज। इमेज को कितनी बार डिस्प्ले किया जाता है, अपडेट किया जाता है, उसे आप रिफ्रेश रेट कहते हो। और फ्रेम रेट जो है दैट इज द फ्रेम्स दैट आर डिस्प्लेड पर सेकेंड। जनरली इसको मेजर किया जाता है हर्ट्ज में। हम कहते हैं कि द मोबाइल स्क्रीन दैट वी आर यूजिंग इट इज़ ऑफ 90 हर्ट्ज, इट्स ऑफ 120 हर्ट्ज। आपका FPS ज़्यादा हो और अगर आपके रिफ्रेश रेट कम है, फॉर एग्जांपल आपका जो गेम आप खेल रहे हो आपके फ़ोन पर वो दे रहा है आपको 120 FPS, लेकिन आपकी जो स्क्रीन है वो केपेबल है बस 60 हर्ट्ज यूज़ करने की, तो वो 60 FPS ही दिखा पाएगी आपको वो गेम का। ओके, सो दीज टू आर कोरिलेटेड। आप बस डेफिनेशन याद रखो। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कहा इट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड अ डिस्प्ले अपडेट्स द इमेज इट शोज। इट्स मेजर्ड इन हर्ट्ज। इट इंडिकेट्स हाउ ऑफन द स्क्रीन रिफ्रेशेस द डिस्प्लेड इमेज। A monitor with a 60 Hz refresh rate updates the image 60 times per second. फिर है color depth. Color depth is also known as bit depth. It refers to the number of bits used to represent the color of a single pixel. आपके पिक्सल का कलर कितने बिट्स का है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम कलर डेप्थ का यूज़ करते हैं। इट डिटरमाइंस द रेंज ऑफ कलर्स दैट कैन बी डिस्प्लेड और कैप्चर्ड। और कलर डिप के वजह से आपकी कलर एक्यूरेसी और रिचनेस आप पता कर सकते हो। जैसे एक बिट में 2 कलर्स होंगे ब्लैक एंड वाइट, 8 बिट अगर है तो 256 कलर्स, 16 बिट में 65 536 कलर्स। जितने बिट्स आपके बढ़ते जाएंगे उतने कलर कॉम्बिनेशंस भी बढ़ते जाएंगे, और जितना ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन रहेगा उतनी पिक्चर क्वालिटी आपकी अच्छी दिखेगी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अगला है परसिस्टेंस।
Persistence refers to the duration for which a pixel or image remains visible before it fades or is replaced by a new information. Persistence मतलब कितना टाइम आपका आप डिस्प्ले देख सकते हो उसके पहले कि वो वहाँ से हट जाएगा, न्यू इन्फॉर्मेशन से रिप्लेस हो जाएगा. सो जस्ट कीप द डेफिनेशन इन माइंड. इट इज़ द ड्यूरेशन फॉर विच अ पिक्सल रिमेन्स देयर बिफोर इट इज़ फेडेड और देयर इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन स्क्रीन. सो जस्ट द टाइम पीरियड इट इज़ डिस्प्लेड. परसिस्टेंस का भी डेफिनेशन पूछा गया है एंड देयर आर चांसेस दैट इट विल बी आस्क्ड अगेन. इंट्रोडक्शन टू OpenGL. OpenGL एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स API है जिसमें आप 2D रेंडरिंग और 3D मॉडलिंग भी कर सकते हो. OpenGL का यूज़ किया जाता है जनरली और OpenGL के ऊपर आपको क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है. हर क्वेश्चन पेपर में एक OpenGL का क्वेश्चन तो फिक्स्ड है. की फीचर्स ऑफ OpenGL. ठीक है, की फीचर्स आप याद रख लेना. सबसे पहला है क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी. क्रॉस प्लेटफॉर्म रहने की वजह से विंडोज़ रहने दो, मैक OS रहने दो, लिनक्स रहने दो, आप कहाँ पर भी इसे यूज़ कर सकते हो आपके OpenGL को. दूसरा है 3D ग्राफिक्स रेंडरिंग. OpenGL को जनरली 3D ग्राफिक्स रेंडरिंग के लिए यूज़ किया जाता है. कुछ टेक्सचर्स आपको अप्लाई करने हो, टेक्सचर्स अप्लाई करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए 3D ग्राफिक्स रेंडरिंग के अंदर इसे यूज़ किया जाता है. फिर है 2D ग्राफिक्स सपोर्ट. अभी तो देखिए द जनरेशन दैट वी आर लिविंग इन इज ओनली 3D. तो 3D के लिए आपको चीज़ें मिलना बहुत ही ईजी है, बट 2D का भी सपोर्ट आपको OpenGL के थ्रू मिल जाएगा. 2D एनिमेशंस अगर आपको क्रिएट करने हैं या फिर कुछ 2D गेम्स बनाने हैं, 2D गेम्स या फिर एनिमेशंस, तो आप OpenGL का यूज़ कर सकते हो. अगला है शेडर्स एंड प्रोग्रामेबल पाइपलाइन. प्रोग्रामेबल शेडर्स रहते हैं इसमें, जिसके वजह से डेवलपर्स उनके कस्टम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं. ओके, सो इतना लिख देना बस कि डेवलपर्स कैन राइट देयर ओन कस्टम प्रोग्राम्स. ऐसे लिखना. फिर अगली चीज़ है उसमें हाई परफॉर्मेंस है उसकी. इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस फॉर ग्राफिक रेंडरिंग बाय यूजिंग द कैपेबिलिटीज़ ऑफ मॉडर्न GPUs. मॉडर्न GPUs जो भी है अभी RTX 4090, 4080, उनका यूज़ करके आप हाई परफॉर्मेंस पर इसे यूज़ कर सकते हो. इट्स नॉट दैट इट इज़ लिमिटेड टू अ सर्टन ग्राफिकल कंपोनेंट. आपके पास जितना भी हायर GPU है आप उसका यूज़ करके हाई परफॉर्मेंस इससे निकलवा सकते हो. दूसरा है एक्सटेंसिबिलिटी. OpenGL में बहुत सारे फीचर्स हैं और आगे भी इसमें फीचर्स आते जाएंगे जिसके वजह से इनोवेशन होना और बहुत सारी नई चीज़ें आना ईजिली अवेलेबल है. इनोवेशन स्कोप लिख दे रहा हूँ मैं, आप बस याद रख लेना कि देयर इज अ स्कोप टू इनोवेशन. देयर वुड बी मेनी न्यू थिंग्स दैट वुड बी अवेलेबल ड्यू टू द एडिशनल फीचर्स दैट वुड बी प्रोवाइडेड बाय OpenGL. ओके, अगला है कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम. ये भी बहुत इजीली रिमेंबरेबल टॉपिक है क्योंकि OpenGL बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे डेवलपर्स यूज़ करते हैं, जिसके वजह से उसमें आपको इजीली जो लाइब्रेरी आपको चाहिए, लाइब्रेरीज, टूल्स एट्सेट्रा इजीली अवेलेबल है. easily available due to the community and ecosystem, easily available by lots of developers. बहुत सारे developers हैं, इसलिए आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है ईजिली. तो बस इन पॉइंट्स को याद रख लो. अगर पॉइंट्स आपको याद है तो आप खुद से भी पॉइंट्स लिख सकते हो. इवन इफ आई हैडंट टोल्ड यू व्हाट टू राइट एंड यू हैड रिमेंबर्ड दीज पॉइंट्स, you would have yourself written the answer to key features of OpenGL. अगला है टिपिकल यूजेस ऑफ OpenGL. तो टिपिकल यूजेस तो ग्राफिक्स रेंडर करने के लिए ही है, उसमें ही आप लिख दो वीडियो गेम्स में के ग्राफिक्स रेंडर करने के लिए, सिमुलेशंस के अंदर फॉर क्रिएटिंग रियलिस्टिक सिमुलेशंस इन फील्ड्स लाइक एविएशन इंजीनियरिंग एंड साइंस. सिमुलेशंस भी गेमिंग में भी यूज़ होते हैं रादर दैन दीज फील्ड्स. एविएशन इंजीनियरिंग के अलावा गेमिंग के फील्ड में भी आप सिमुलेशंस का यूज़ कर सकते हो. फिर है ग्राफिकल एप्लीकेशंस फॉर डिज़ाइनिंग एंड रेंडरिंग कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल्स
और कैड के अंदर आप अगर कुछ विजुअलाइज करना चाहते हो आपका मशीन वगैरह, तो आप OpenGL का यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली द एप्लीकेशंस दैट वी टॉक्ड अबाउट कंप्यूटर ग्राफिक्स, वो सेम एप्लीकेशंस आप यहाँ भी लिख सकते हो, बिकॉज यू आर मेकिंग द यूज़ ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स इन OpenGL। फिर वर्जन्स ऑफ OpenGL है, इस पर तो क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, बट यू कैन जस्ट रिमेंबर एक OpenGL ES है। ES मतलब एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए है वो, जैसा फ़ोन टैबलेट वगैरह के लिए भी OpenGL एक डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर रिसोर्सेज आपके कम होते हैं। जैसा आप अगर कोई PC गेम बिल्ड कर रहे हो तो आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, आपके पास ग्राफिकल कैपेबिलिटीज़ भी ज़्यादा है, लेकिन फ़ोन पर आप कर रहे हो तो उतना नहीं है अवेलेबल, इसलिए आप OpenGL ES का यूज़ करोगे। फिर है OpenGL 4.x जो अभी लेटेस्ट वर्जन है, जिसके अंदर आपको इम्प्रूव परफॉर्मेंस मिलता है। हाँ, नाउ दिस इज़ वन क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड, इट हैज़ बीन आस्क्ड, आर्किटेक्चर ऑफ OpenGL पाइपलाइन। इस डायग्राम पर हम वापस आएंगे। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन टू यू हाउ दिस कंप्लीट पाइपलाइन वर्क्स। तो देखिए, पाइपलाइन में सबसे पहले आप कमांड देते हो, आप कुछ कमांड टाइप करते हो, देन इट गोज टू द OpenGL पाइपलाइन। सबसे पहली जो चीज़ है वो आपकी डिस्प्ले लिस्ट है। कमांड्स जो आपके हैं वो डायरेक्टली अक्यूमुलेट हो जाएंगे डिस्प्ले लिस्ट के अंदर, या फिर वो पाइपलाइन के अंदर चले जाएंगे। डिस्प्ले लिस्ट्स अलाउ फॉर ग्रेटर ऑप्टिमाइजेशन एंड कमांड रीयूज, बट नॉट ऑल कमांड्स कैन बी पुट इन डिस्प्ले लिस्ट्स। देखो, कमांड्स आपके जाएंगे डायरेक्टली इवेल्युएटर के अंदर या फिर डिस्प्ले लिस्ट के अंदर, बट बहुत सारे कमांड्स जो है वो आप डिस्प्ले लिस्ट में नहीं रख सकते, इसलिए वो डायरेक्टली इवेल्युएटर के अंदर चले जाएंगे। डिस्प्ले लिस्ट क्यों यूज़ होती है? फॉर ग्रेटर ऑप्टिमाइजेशन। अगली चीज़ है इवेल्युएटर। अभी कमांड्स क्या है अगर आप पूछ रहे हो, तो जो भी आपको ऑपरेशन देना है, जैसा फॉर एग्जांपल अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आप एक कमांड देते हो GL_line, फिर आप उसके एट्रीब्यूट्स दोगे, क्या कलर चाहिए आपको, लाइन की लेंथ क्या चाहिए, उसके XY कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये आप कमांड देते हो। देन दैट कमांड इज rendered, it is generated into an image which will later be displayed on the screen। तो कमांड गया डिस्प्ले लिस्ट के अंदर, या फिर डिस्प्ले लिस्ट में नहीं जा रहा था, देन इट विल गो टू द इवेल्युएटर। Evaluator is the first stage in the pipeline. This stage effectively takes any polynomial evaluator, जो भी polynomial evaluator command जो भी है वो आपसे वो लेगा और उसको evaluate कर देगा corresponding vertex and attribute के अंदर, vertex and attribute commands के अंदर। For example, लाइन आपकी क्या लेंथ की है और क्या कलर की है, वो उसमें उसको चेंज करेगा। उसके बाद है पर वर्टेक्स ऑपरेशंस एंड प्रिमिटिव असेंबली। द सेकेंड स्टेज इज दिस, इंक्लूडिंग जिसमें ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए, लाइटिंग होगी, प्रिमिटिव असेंबली होगी। प्रिमिटिव असेंबली का मतलब है कि अगर आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो आप 3 लाइंस डिफाइन करते हो, देन दोज 3 लाइंस आर कनेक्टेड एंड दे आर असेंबल्ड इनटू अ ट्राइंगल, तो उसे हम प्रिमिटिव असेंबली कहते हैं। फिर क्लिपिंग होगी, उसमें स्क्रीन पर इतना ही पोर्शन डिस्प्ले करना है, देन द रिमेनिंग पोर्शन हैज़ टू बी क्लिप्ड। फिर व्यू पोर्ट के अंदर उसे मैप करना पड़ेगा आपको। ओके, सो दीज आर सम थिंग्स दैट विल हैपन इन पर वर्टेक्स ऑपरेशंस एंड प्रिमिटिव असेंबली। उसके बाद है रास्टराइजेशन। रास्टराइजेशन में फ्रैगमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं विच आर सीरीज ऑफ फ्रेम बफर एड्रेसेस एंड वैल्यूज़। फ्रेम बफर के जो भी एड्रेस वैल्यूज़ है उसके बेसिस पर आपको फ्रैगमेंट्स यहाँ पर मिलेंगे पिछले स्टेप से। फिर उसके बाद है पर फ्रैगमेंट ऑपरेशंस। द फोर्थ स्टेज इज द पर फ्रैगमेंट ऑपरेशन। बिफोर फ्रैगमेंट्स गो टू द फ्रेम बफर, उनके ऊपर कुछ टेस्ट्स की जाती हैं। फ्रैगमेंट्स फ्रेम बफर में चले जाएंगे तो वो डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएंगे। दैट्स व्हाट वी टॉक्ड अबाउट फ्रेम बफर अर्लियर, कि फ्रेम बफर एक ऐसी पोर्शन ऑफ मेमोरी है जहाँ पर आपका डेटा होता है डिस्प्ले में जाने से पहले। तो फ्रेम बफर में जाने से पहले उन पर कुछ टेस्ट्स होते हैं, जैसे ब्लेंडिंग होती है और जी बफरिंग, ये टेस्ट्स उनके ऊपर किए जाते हैं। आपके जो भी चीज़ें आपको डिस्प्ले करनी है स्क्रीन पे। फिर टेक्सचर मेमोरी है। अगर आप टेक्सचर मैपिंग इनेबल करते हो तो जो भी टेक्सचर आपको चाहिए आपके डायग्राम पे, जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो उस पर, तो आप टेक्सचर्स भी ले सकते हो। पार्ट्स ऑफ दिस फ्रेम बफर मे बी फेड बैक इनटू द पाइपलाइन एज पिक्सल रेक्टेंगल्स। टेक्सचर मेमोरी मे बी यूज्ड इफ इट इज इनेबल्ड। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, वो डिस्प्ले भी हो जाएगा, आपने इनेबल कर रखा है तो ही वो आपको दिखेगा। अब आते हैं प्रिमिटिव्स। ओके, सो लेट मी जस्ट गो बैक टू द डायग्राम। आप ये डायग्राम अच्छे से याद रख लो।
सबसे पहले कमांड्स आपके जाएंगे इवैल्यूएटर के अंदर। इवैल्यूएट आपके पॉलिनोमियल इवैल्यूएटर कमांड्स जो भी उन्हें लेगा, इवैल्यूएट करेगा, एट्रीब्यूट और प्रिमिटिव एट्रीब्यूट कमांड्स में उसे चेंज कर देगा। फिर उसके बाद पर वर्टेक्स ऑपरेशंस होंगे, प्रिमिटिव असेंबली होगी उसके ऊपर, जिसके अंदर लाइटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी 2-3 चीज़ें देखी थी हमने। उसके बाद रास्टराइजेशन है, जो आपके फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट किया जाएगा आपके प्रीवियस प्रिमिटिव असेंबली जो हुई थी उसको। रास्टराइजेशन एंड पर फ्रैगमेंट ऑपरेशंस। पर फ्रैगमेंट ऑपरेशंस के अंदर कुछ टेस्ट्स की जाएंगी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जी बफरिंग और ब्लेंडिंग उसके अंदर होती है पर फ्रैगमेंट ऑपरेशंस के अंदर। फिर वो फ्रेम बफर के अंदर चला जाएगा और फ्रेम बफर से डायरेक्टली पिक्सल ऑपरेशंस एंड यू विल बी एबल टू सी इट, डायरेक्टली वो देख सकते हो आप उसे। अगर आपने टेक्सचर मैपिंग इनेबल कर रखी है देन इट विल गो बैक टू टेक्सचर मेमोरी, जहाँ पर वो टेक्सचर जो भी आपने अलोकेट किया है वो आपको डिस्प्ले होगा। फिर है प्रिमिटिव्स ऑफ ओपनजीएल। ये ऐसा नहीं है कि बस मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिया और आपको समझ जाना चाहिए, इसके प्रॉपर नोट्स भी मैंने बनाए हुए हैं। वो नोट्स भी आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पर क्लिक करके वो नोट्स भी इजीली स्टडी कर सकते हो। प्रॉपरली बनाए हुए नोट्स है, उसके अंदर PYQs भी कवर्ड है। अच्छे से बस नोट्स पढ़ लो और 25+ मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर पढ़ लिया अच्छे से तो आपको इजीली मिल सकते हैं। प्रिमिटिव्स ऑफ ओपनजीएल। OpenGL supports various basic primitive types such as point, line and polygons। ठीक है, primitives का भी एक क्वेश्चन आ सकता है, what are some basic primitives। तो 10 primitives होते हैं इसमें, वो कौन से primitives types हैं हम देखेंगे। सबसे पहला है points। अगर आपको कुछ भी points ड्रॉ करने हैं तो आप GL_points यूज़ करते हैं, देन यू विल बी एबल टू रेंडर अ पॉइंट। ये 10 के 10 याद रख लेना, बहुत सिंपल है, विथ डायग्राम ड्रॉ कर दो। GL_पॉइंट सबसे पहले है, उसके बाद है GL_लाइन्स। अगर आपको कोई सिंपल लाइन्स ड्रॉ करनी है तो आप GL_लाइन्स का यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद है पॉलीगॉन, GL पॉलीगॉन। अगर आपको पॉलीगॉन ड्रॉ करना है इट इज़ यूज टू ड्रॉ सॉलिड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। फिर GL ट्राइंगल्स, अगर ट्राइंगल ड्रॉ करना है। फिर GL कॉर्ड्स, सेपरेट कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल्स आपको ड्रॉ करने हैं। फिर है उसके बाद लाइन स्ट्रिप। अगर आपको इस तरीके की लाइन स्ट्रिप ड्रॉ करनी है, पहले हमने लाइन देखी थी सिर्फ, बट इफ़ यू वांट टू ड्रॉ सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड लाइन सेगमेंट्स देन यू यूज GL लाइन स्ट्रिप। उसके बाद है लाइन लूप। अभी अगर एक लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पर वो वापस एंड होने वाली है, देन यू विल क्रिएट GL लाइन लूप, लाइन स्ट्रिप को क्लोज करने के लिए। फिर है ट्राइंगल स्ट्रिप, यूज टू ड्रॉ सीक्वेंस ऑफ ट्राइंगल्स दैट शेयर एजेस। ये देखो, ये एजेस शेयर करते हैं इनके, यू विल बी एबल टू सी दैट दे शेयर एजेस। तो इस तरीके का ट्राइंगल्स अगर आपको क्रिएट करने हैं तो यू विल यूज ट्राइंगल स्ट्रिप। ये देखो ट्राइंगल फैन, इसमें आपका वर्टेक्स भी शेयर हो रहा है और आपके एजेस भी शेयर हो रहे हैं, सो यू विल यूज GL ट्राइंगल फैन। अगला है कॉर्ड्स के एजेस शेयर हो रहे हैं, सो GL कॉर्ड स्ट्रिप विच शेयर देयर एजेस, ये एजेस शेयर कर रहे हैं। ओके, तो 10 प्रिमिटिव टाइप्स हमने देख लिए, 10 के 10 अच्छे से याद कर लो और एग्जाम में आने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। अगला है एट्रीब्यूट्स ऑफ OpenGL। एट्रीब्यूट्स रेफर टू वेरियस प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ वर्टाइसेस एंड अदर एलिमेंट्स दैट अफेक्ट हाउ दे आर रेंडर्ड। ओके, तो कुछ एट्रीब्यूट्स भी है। अभी तो हमने बस प्रिमिटिव टाइप्स देखे। एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि वो लाइन कैसी दिखनी चाहिए, लाइन की विड्थ कैसी होनी चाहिए, लाइन की कितनी लेंथ होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, ये कुछ चीज़ें आप एट्रीब्यूट से डिफाइन करोगे और प्रिमिटिव से आप कुछ जो चीज़ ड्रॉ करनी है वो आप डिफाइन करोगे। ओके, तो थ्योरी ये पढ़ लेना। ओके, तो सबसे पहला है वर्टेक्स पोजीशन। वर्टेक्स की पोजीशन कहाँ पर होगी आपके 2D स्पेस में, वो आप स्पेसिफाई करोगे यहाँ पे। द फंक्शन यूज्ड इज GL वर्टेक्स 2F x, y, जहाँ पर आप आपका x और y कोऑर्डिनेट मेंशन करते हो। GL वर्टेक्स 2F, एक हमको वर्टेक्स क्रिएट करनी है 2D प्लेन में XY कोऑर्डिनेट। अगर आपको 3D कुछ क्रिएट करना है तो वहाँ पर आप XYZ कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करोगे।
फिर है कलर, मैंने जैसे कहा था क्या कलर होना चाहिए, तो उसके लिए आप GL कलर 3F RGB यूज़ करोगे। अब RGB के इंटेंसिटीज़ के हिसाब से आप कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे आपको येलो कलर चाहिए तो RGB जो भी होगा, आई हैव नो आइडिया व्हाट RGB इंटेंसिटीज़ आर, लेकिन अगर आपको पता है तो RGB की जो भी इंटेंसिटीज़ होगी उसके बेसिस पे आपको जो कलर चाहिए आप डिफाइन कर सकते हो। फिर एक GL कलर 4F भी होता है जिसके अंदर RGB और A लिया जाता है। A इज़ एक्चुअली अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब है आपको उसकी अगर आपको जो कलर चाहिए वो ट्रांसपेरेंट चाहिए, ओपेक चाहिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी है तो आप अल्फ़ा का यूज़ करोगे। बट अगर आपको प्लेन कलर चाहिए देन यू जस्ट यूज़ GL कलर 3F RGB। अगला है टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स। इट स्पेसिफाइज द कोऑर्डिनेट्स यूज्ड टू मैप टेक्सचर्स ऑन टू जियोमेट्री। अगर आपको कुछ टेक्सचर्स चाहिए आपके जियोमेट्री के ऊपर, बाय जियोमेट्री आई मीन जो भी रेक्टेंगल वगैरह आपका होगा उस पर अगर आपको टेक्सचर्स चाहिए देन यूल यूज GL टेक्स्ट कोऑर्डिनेट 2F X, Y। ये आपका रेक्टेंगल है, ये इस तरीके का मुझे टेक्सचर चाहिए, सो यूल यूज दिस फंक्शन टू डू दैट। उसके बाद है लाइन की विड्थ, GL लाइन विड्थ, और विड्थ जो भी चाहिए आपको वो आप लिख दोगे वहाँ पर नंबर। लाइन की स्टाइल, आपको डैश्ड लाइन चाहिए या आपको सॉलिड लाइन चाहिए तो उसके लिए आप यूज़ करते हो GL लाइन स्टिपल फैक्टर कॉमा पैटर्न। ऑलराइट, तो 5 हमने एट्रीब्यूट्स देख लिए और पहले हमने 10 प्रिमिटिव टाइप्स देखे थे, उतना याद कर लेना। अब है सिंपल मॉडलिंग एंड रेंडरिंग ऑफ 2D एंड 3D ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। मॉडलिंग एंड रेंडरिंग आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। दे इन्वॉल्व क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्क्रीन। मॉडलिंग का मतलब होता है पहले क्रिएट करना, आप पहले मॉडल बनाते हो, आपका टेक्सचर लगा दिया, उस पर वर्टेक्स प्रिमिटिव असेंबली कर ली, फिर रेंडरिंग के अंदर आप उसे डिस्प्ले करते हो आपके स्क्रीन के ऊपर। चलो 2D जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स की मॉडलिंग पे हम बात करेंगे। इट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग शेप्स इन अ 2D प्लेन। कॉमन 2D प्रिमिटिव्स इंक्लूड पॉइंट्स, लाइन्स, ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल, सर्कल। अगर आपको एक रेक्टेंगल को मॉडल करना है तो आप उसके 4 वर्टाइसेस स्पेसिफाई कर दोगे। मतलब यहाँ एक वर्टाइस है, यहाँ एक वर्टेक्स है, यहाँ एक वर्टेक्स है, यहाँ पर। तो अगर आपने इसे ज्वाइन कर दिया तो आपका एक 2D इमेज बन चुका है यहाँ पर। फिर रेंडरिंग है। रेंडरिंग इन्वॉल्व्स मैपिंग द डिफाइंड शेप्स ऑन टू द स्क्रीन। मॉडल कर दिया, अब स्क्रीन के ऊपर इसे मैप कर दो। इसके स्टेप्स, सबसे पहला है सेटअप द रेंडरिंग एनवायरनमेंट। स्टेप 1 हमेशा सेम लिख दो। रेंडर करने के लिए जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसे आप सेटअप कर रहे हो। उसके बाद है जो फंक्शंस आपको चाहिए करने के लिए वो यूज़ करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल GL begin GL अंडरस्कोर कॉर्ड्स। इससे हम क्या कर रहे हैं, एक क्वाड्रिलैटरल क्रिएट करने वाले हैं, और GL वर्टेक्स 2F X, Y टू डिफाइन अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल डिफाइन करने के लिए हम ये 2 फंक्शंस का यूज़ करेंगे। फिर उसे कलर्स असाइन करने के लिए वी विल यूज़ GL कलर 3F RGB। चलो अभी एक एक्चुअल प्रोग्राम देखते हैं तो हमें और आइडिया आएगी उसके बारे में। कोडिंग, सबसे पहला है GL बिगिन। GL अंडरस्कोर कॉर्ड्स हमने कर दिया, फिर GL वर्टेक्स 2F X, Y कोऑर्डिनेट्स हमने इसमें बता दिए। तो 2 ये जो भी X कोऑर्डिनेट्स है बॉटम लेफ्ट के है, तो बॉटम लेफ्ट हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। फिर 0.5 और -0.5 से बॉटम राइट। GL वर्टेक्स 2F फिर यूज़ किया फॉर टॉप राइट, देन वी यूज GL वर्टेक्स 2F फॉर टॉप लेफ्ट। हाँ, अब ये जब आप ज्वाइन कर दोगे तो आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। फिर लास्ट में हमने GL एंड, GL बिगिन GL एंड। ओके, तो इस कोड से हम 2D जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट को मॉडल कर रहे हैं और स्क्रीन के ऊपर रेंडर कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आया तो एग्जाम्पल कोड लिखना, जो हमने स्टेप्स देखे अभी वो स्टेप्स लिखना, और मॉडल और रेंडरिंग का डेफिनेशन लिख देना बस। चलो अब 3D जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, हमने जो अभी देखा वो सेम टू सेम हम फिर से देखने वाले हैं। अभी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, उसमें जस्ट माइनर चेंज होगा, मैं आपको बताऊंगा। देखो बेसिक 3D प्रिमिटिव्स इंक्लूड पॉइंट्स, लाइन्स, ट्राइंगल्स, क्यूब्स एंड स्फीयर्स। वहाँ पर हमने अभी रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स देखा था। अगर आपको क्यूब को मॉडल करना है तो आप उसके 6 फेसेस के वर्टाइसेस जो है वो करोगे। दिस इज द ओनली चेंज, बाकी कुछ नहीं है। जैसा देखो हमने उसमें स्क्वायर रेक्टेंगल के 4 पॉइंट्स ये डिफाइन किए थे, अभी हम क्यूब ड्रॉ करने वाले हैं।
तो क्यूब के देखिए कि जितने फेसेस हैं आपको उतने डिफाइन करना पड़ेगा। जैसा ये ऊपर से एक फेस है उसका, यहाँ से एक फेस है, यहाँ से एक फेस है, नीचे से एक फेस है, पीछे से एक फेस है, सामने से एक फेस है। तो ऐसे 6 जो फेसेस है क्यूब के, उसका आपको जो भी वर्टेक्स है वो डिफाइन करना होगा। देन रेंडरिंग 3D ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व्स प्रोजेक्टिंग देम। हाँ, ये भी और एक चीज़ है, क्योंकि 2D ऑब्जेक्ट तो क्या है, आप डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर देख लोगे, लेकिन 3D ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं देख सकते आप, उसको आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता है। जैसे हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखा था, आइसोव्यू प्रोजेक्शन देखा था, उस तरीके से। तो एग्जाम्पल कोड देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल कोड आ गया। पहला है सेटअप द रेंडरिंग एनवायरनमेंट, दूसरा है डिफाइन द कैमरा व्यू एंड प्रोजेक्शन यूजिंग मैट्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल GL ऑर्थो यूज़ करो अगर आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चाहिए, और GL फ्रस्ट्रम यूज़ करो अगर आपको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन चाहिए। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की आपको आइडिया नहीं होगी बिकॉज वी हैवंट स्टडीड अबाउट दैट, हमने बस ऑर्थो और आइसो देखा था। सो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को एक ऑर्थो का एडवांस्ड वर्जन समझ लो। पर्सपेक्टिव एक आदमी को कैसा दिखेगा वो व्यू, उस तरीके का वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन उसका मतलब है। स्पेसिफाई वर्टाइसेस फॉर 3D प्रिमिटिव्स। फॉर एग्जाम्पल डिफाइन अ क्यूब यूजिंग वर्टाइसेस एंड फेसेस, फिर कॉन्फ़िगर लाइटिंग, देन ड्रॉ द 3D शेप। चलो कोड देखते हैं अभी। सबसे पहले ये कोड पूरा नहीं है, क्योंकि अगर मैं पूरा करता तो ये देखो इट विल बी ये 4 है ना, 4 6 24 लाइन्स का कोड हो जाता है वो, और काफ़ी लंबा हो जाता है। सो आई हैव जस्ट रिटन हियर रिपीट फॉर अदर फेसेस। सबसे पहले हमने GL वर्टेक्स 3F यूज़ किया। अभी 3F यूज़ करने का ये रीज़न है कि ये एक 3D व्यू हम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें 2D था इसलिए हम सिर्फ X और Y कोऑर्डिनेट्स दे रहे थे। नाउ यू आर गिविंग X, Y एंड Z कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो सबसे एक ये जो चीज़ है ना, ये 4 चीज़ें, ये सिर्फ एक फेस आप क्रिएट कर रहे हो उसका, फिर सेकंड फेस आप क्रिएट करोगे, थर्ड फेस, ऐसा 6 फेसेस क्रिएट कर दोगे तो आपका एक क्यूब रेंडर हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ऑलराइट, सो -0.5, -0.5, 0.5 इस तरीके से हम उसे रेंडर कर देंगे। ओके, तो 2D और 3D को कैसे हमने डिज़ाइन करना है वो मैंने आपको बता दिया। अभी अगला है OpenGL लाइब्रेरी के बारे में। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, OpenGL लाइब्रेरी के अंदर आपको बहुत सारे यूटिलिटीज़ मिलते हैं। इट प्रोवाइड्स अ सिंपल कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज़ एंड इट्स कॉल्ड द GL यूटिलिटी लाइब्रेरी, और GLU इन शॉर्ट। Functions from the OpenGL library with GL and functions from GLU begin with GLU and these begin with GLUT। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम जब क्रिएट करते हो ना, तो आप #include IOStream करते हो हर प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि आपको वहाँ से लाइब्रेरीज लेनी है जो भी प्रिंट वगैरह आप करते हो उसके लिए। और यहाँ से अगर आपको लाइब्रेरीज को यूज़ करना है तो आपको भी यहाँ पर #include करना पड़ता है, #include glut.h। तो glut हेडर फाइल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, GL glut.h। OpenGL library, the GL.h header file needs to be included in each program for all OpenGL applications। GL.h header file यूज़ करना होगा, बट अगर आप glut यूज़ करते हो ना तो आपको GL.h, GLU.h यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू विल डायरेक्टली बी एबल टू एक्सेस बोथ ऑफ दीज। अगर आप glut यूज़ करते हो तो उसमें GL भी आ जाता है और GLU भी आ जाता है। If you are using glut to access window manager tasks, then we should use this, yes, #include GL GLUT.h। ये याद रख लो, क्योंकि ये आपको प्रोग्राम के स्टार्टिंग में देना होता है if you are accessing the OpenGL library। और थोड़ी सी थ्योरी याद रख लेना अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, what is OpenGL library। ओके, OpenGL पे एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज glut के ऊपर क्वेश्चन था। OpenGL Utility Toolkit is a library that provides a set of functions for creating and managing windows with OpenGL contexts। आपको अगर विंडोज़ क्रिएट करना है, विंडोज़ मैनेज करना है, कुछ कोड्स हम देखने वाले हैं आगे, उससे आपको और आइडिया आएगी। Glut simplifies the process of developing OpenGL programs by providing an easy to use interface for managing graphics and Windows operations। की फीचर्स ऑफ ग्लूट, हाँ, की फीचर्स आपको लिखना होगा ग्लूट का। थोड़ी सी ग्लूट की थ्योरी लिख देना कि ग्लूट एक लाइब्रेरी है जहाँ पर आपको सेट ऑफ फंक्शंस मिल जाएंगे
विंडोज़ टास्क्स, विंडोज़ क्रिएट और मैनेज करने के लिए, या फिर आपको कुछ यूज़र इनपुट हैंडल करना है, क्योंकि यूज़र इनपुट आप हैंडल नहीं कर सकते ग्लूट के बगैर। ग्लूट बेसिकली यूज़र का इनपुट लेने के लिए ही यूज़ किया जाता है। वैसे तो आप डायरेक्टली मॉडल करके रेंडर कर दोगे कोई चीज़, बट इफ़ यू वांट टू टेक यूज़र इनपुट यू आर गोइंग टू नीड टू हैव टू यूज़ ग्लूट। ओके, तो ग्लूट आपका काम सिंप्लीफाई कर देगा यहाँ पे। तो चलिए लेट्स चेक आउट द की फीचर्स। सबसे पहला है विंडो मैनेजमेंट, फंक्शंस टू क्रिएट एंड मैनेज विंडोज वेयर OpenGL रेंडर्स ग्राफिक्स। तो ग्लूट क्रिएट विंडो, विंडो टाइटल, अगर आप ये सिंटैक्स यूज़ करके एक विंडो क्रिएट कर सकते हो। फिर इवेंट हैंडलिंग है, अगर आपको इनपुट लेना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई की प्रेस करता हूँ, अगर मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो जाना चाहिए। तो ये अगर आप करना चाहते हो तो आपको ग्लूट का यूज़ करना पड़ेगा। यू आर गोइंग टू नीड हैव टू यूज़ दिस फंक्शन ग्लूट कीबोर्ड फंक्शन कीबोर्ड कॉलबैक, वेयर कीबोर्ड कॉलबैक इज अ फंक्शन दैट हैंडल्स द की प्रेसेस। ये याद रख लेना। अगले क्या है, रेंडरिंग फंक्शंस। अगर आपको फंक्शंस रेंडर करना है देन यूल डू दिस ग्लूट डिस्प्ले फंक्शन डिस्प्ले कॉलबैक, where display callback is a function that contains the rendering code। फिर है टाइमर एंड आइडल फंक्शंस। अगर आप कोई एनिमेशन क्रिएट करते हो, एनिमेशन इतने टाइम तक चलना चाहिए अगर आपको चाहिए, देन यूल यूज दिस ग्लूट टाइमर फंक्शन मिली सेकेंड्स टाइमर कॉलबैक और वैल्यू। ओके, तो ये 5 शायद हमने की फीचर्स देखे, इसके 5 की फीचर्स याद रखो, क्वेश्चन आ सकता है। देन वी हैव सिंपल इंटरैक्शन विथ माउस एंड कीबोर्ड इन OpenGL। इस पर भी क्वेश्चन आया है, माउस एंड इंटरैक्शन के ऊपर बताओ। माउस एंड इंटरैक्शन का जो सीन है वो है, देखो अगर इनपुट दे रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं माउस का कोई की प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो रहा है। सो वो हैंडल कर रहे हो आप मेरा माउस का इनपुट, या फिर कोई कीबोर्ड का मैं की प्रेस कर रहा हूँ और प्रोग्राम एग्जिट हो रहा है, सो यू आर हैंडलिंग माई इनपुट। ओके, तो कीबोर्ड इंटरैक्शन सिंपल इंटरैक्शन विथ माउस एंड कीबोर्ड इन OpenGL। OpenGL itself does not provide it, so you need to use glute और GLFW। GLFW सिलेबस में नहीं है, बस glute है। तो हम glute से कैसे करने वाले हैं GLUT से, वो देखेंगे। सबसे पहला है कीबोर्ड इंटरैक्शन। कीबोर्ड इंटरैक्शन के लिए आप glute कीबोर्ड फंक्शन का यूज़ करते हो टू रजिस्टर अ फंक्शन दैट विल बी कॉल्ड व्हेनेवर अ की इज प्रेस्ड। जब भी आप की प्रेस करोगे ये फंक्शन कॉल होगा, आपका प्रोग्राम एग्जिट होगा या जो भी होना है होगा। एग्जिट मैं कह रहा हूँ बिकॉज इट इज़ एन ईजियर प्रोग्राम टू राइट। दूसरा फिर कॉलबैक पैरामीटर्स है, जो हम अनसाइंड कैरेक्टर की रखेंगे हमारी, जो भी आप की प्रेस करोगे उससे चेंज आना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल कोड मैंने दिया नहीं है यहाँ पे, मैं खुद यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक आप void फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करोगे विच विल बी void कीबोर्ड। सिंपल फंक्शन हमने void का क्रिएट किया है, जिसमें हम एक अनसाइंड कैरेक्टर की रखने वाले हैं, अनसाइंड कैरेक्टर की, और इंटीजर x और इंटीजर y लेते हैं, बट कीबोर्ड इंटरैक्शन के अंदर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। इंटीजर x इंटीजर y आप उसलिए लेते हो कि आपका जो माउस है वो किस कोऑर्डिनेट्स पर है आपके स्क्रीन पर, वो पता करने के लिए। बट अब कीबोर्ड इंटरैक्शन है, कीबोर्ड में तो माउस के कोऑर्डिनेट्स की कोई ज़रूरत है नहीं, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। फिर चलिए हमने एक void कीबोर्ड क्रिएट किया। अब इसके अंदर इफ़ की इक्वल्स टू q एग्जिट 0। तो अगर आपने q प्रेस कर दिया आपके कीबोर्ड पर तो ये प्रोग्राम क्विट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम। अभी हम एक मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम इनपुट हैंडल करेंगे यूज़र का। ओके सर, सो अभी हमने बस एक void फंक्शन क्रिएट किया है। अब एक कॉल बैक करने के लिए हम इंट मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे। आई होप आपको उतना समझ आया होगा। फिर भी हम फिर से वो सेम कोड अभी देखने वाले हैं माउस इंटरैक्शन के लिए, ठीक है। इंटीजर इंट मेन कर दो। इंट मेन के अंदर आपको सिंटैक्स याद रखना है, हमेशा सेम ही चीज़ लिखनी है आपको। इंट argc कैरेक्टर argv
इंट मेन आपने फंक्शन क्रिएट कर दिया, यहाँ पर खोल दिया। अभी सारे ग्लूट के फंक्शंस हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहला है ग्लूट इनिट। ग्लूट इनिट के अंदर आप एक्सेस करोगे आर्ग्यूमेंट सी और आर्ग्यूमेंट वी को, आर्ग सी और आर्ग वी। अगला है ग्लूट का सेकेंड फंक्शन जो हम विंडो क्रिएट करने के लिए लिखने वाले हैं, दैट इज ग्लूट क्रिएट विंडो, जिसके अंदर हम लिख देंगे कीबोर्ड एग्जाम्पल। तो आपका जो विंडो क्रिएट होगा इनपुट लेने के लिए यूज़र से, वो शो करेगा कीबोर्ड एग्जाम्पल। उसके बाद है ग्लूट कीबोर्ड फंक्शन, जो हम यूज़ करने वाले हैं यूज़र का इनपुट लेने के लिए। दिस इज द क्वेश्चन, जिस पर क्वेश्चन है वो ये चीज़ है कि यूज़र का हमने इंटरेक्शन लेना है कीबोर्ड के थ्रू। सो ग्लूट कीबोर्ड फंक्शन, हमने वॉइड कीबोर्ड लिखा था, सो वी आर गोइंग टू राइट हियर कीबोर्ड। ओके, अभी लास्ट में ग्लूट मेन लूप रिटर्न 0। ओके, तो ये कोड आप अगर लिखते हो तो ये कोड से क्या होगा, जब यूज़र क्यू प्रेस करेगा तो आपका प्रोग्राम क्विट हो जाएगा। तो आप यूज़र से कीबोर्ड इंटरेक्शन ले रहे हो। ओके, सो दैट वाज व्हाट द थिंग वाज अबाउट। अगला है माउस इंटरेक्शन। माउस इंटरेक्शन टोटली सेम है, बट इसमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा है, समझिए। जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है आपके माउस के, वो भी आपको पता करना है यूज़र से। और जो माउस का बटन क्लिक किया गया है, लेफ्ट बटन या राइट बटन, और माउस की स्टेट, द माउस अप स्टेट में था, ग्लूट अप या फिर ग्लूट डाउन। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें आपको पता करनी होगी। यूज़ ग्लूट माउस फंक्शन हमने पहले यूज़ किया, ग्लूट कीबोर्ड FUNC फंक्शन। तो कॉलबैक पैरामीटर्स इसमें है इंट बटन, लेफ्ट है या राइट है। दूसरा है इंट स्टेट, स्टेट क्या है बटन की, डाउन है या अप है। और एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स माउस के जब बटन को प्रेस किया गया था। चलो, सेम चीज़ है पूरी। हमने पहले वॉइड कीबोर्ड किया था, अब वॉइड माउस यूज़ करेंगे। वॉइड माउस सेम चीज़ है जो हमने पहले ही दिए थे, बस इसमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे इंटीजर हम बटन लेने वाले हैं, स्टेट लेने वाले हैं, और एक्स और वाई लेने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए। तो यहाँ से वॉइड फंक्शन क्रिएट कर दिया। इफ बटन इक्वल्स ग्लूट लेफ्ट बटन एंड, और उसकी जो स्टेट है वो है ग्लूट अप, तो आपको कर देना है एग्जिट 0। ओके, तो सिंपल प्रोग्राम है। जब आपका लेफ्ट बटन होगा और स्टेट होगी माउस की अप, तो प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जाएगा। ओके, अभी इसको कॉल बैक करने के लिए जस्ट मेन फंक्शन हम फास्ट क्रिएट कर देते हैं एक। ओके, इंट मेन के अंदर वही चीज़ें लिखनी है आपको जो हमने जस्ट अभी लिखी थी। इंट argc कैरेक्टर argv। मेन फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर सारे ग्लूट के फंक्शंस हमें जो भी चाहिए वो लिख देंगे। ग्लूट इनिट के अंदर एंड argc argv जो पहले ही हमने देखा था। उसके बाद है ग्लूट माउस फंक्शन। अभी वॉइड का नाम हमने रखा था माउस, सो विल डू दैट। अभी माउस फंक्शन भी क्रिएट कर दिया हमने। माउस कॉल बैक रजिस्टर कर दिया कि जब भी माउस का क्लिक होगा प्रोग्राम एग्जिट हो जाना चाहिए। लेफ्ट बटन क्लिक किया
अप डाउन जो भी हमने स्टेट उसमें रखी थी, और एक विंडो क्रिएट कर देते हैं, ग्लूट क्रिएट विंडो, और उसका नाम रख देंगे हम माउस एग्जाम्पल। और लास्ट है ग्लूट मेन लूप, और इसको हम आई एम सॉरी रिटर्न तो किया ही नहीं मैंने, रिटर्न 0। ठीक है, मेन फंक्शन क्रिएट कर दिया, उसके ऊपर हमने एक वॉइड फंक्शन क्रिएट किया। तो हमने सिंपल इंटरैक्शन के अंदर दो चीज़ें देखी। पहला था कीबोर्ड इंटरैक्शन, कोई की प्रेस किया, प्रोग्राम क्विट होना चाहिए। एक सिंपल विंडो क्रिएट होनी चाहिए जिस पर आपको कीबोर्ड एग्जाम्पल लिख कर आएगा। माउस का भी सेम देखा, एक विंडो क्रिएट होगी जिसके अंदर माउस एग्जाम्पल लिख कर आएगा, और जब आप माउस का एक बटन क्लिक करोगे वो जिस स्टेट में होगा प्रोग्राम आपका एग्जिट क्विट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ग्राफिक्स प्रिमिटिव्स ख़त्म होता है। इंस्टेंटली हम स्टार्ट कर देंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट विच इज़ स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिदम्स। ओके, सो नाउ दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम आ गए हैं स्कैन कन्वर्जन के ऊपर। सो लेट मी जस्ट टेल यू इन शॉर्ट व्हाट स्कैन कन्वर्जन इज़। सो स्कैन कन्वर्जन वो प्रोसेस है जिसमें आपके ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स को पिक्सल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है आपके डिस्प्ले के ऊपर। जो ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, और उसमें जो पिक्सल्स यूज़ किए जाते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। पिक्सल की या तो ऑन स्टेट हो सकती है या ऑफ स्टेट हो सकती है। आपको कई बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये कोऑर्डिनेट से ये कोऑर्डिनेट में आपके जो पिक्सल्स है वो ऑन स्टेट में है, तो आप कैसा उनको रिप्रेजेंट करोगे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन में का डिफरेंस। तो सबसे पहला तो ये है कि रैंडम स्कैन जो इमेजेस है उसको इन एज अ कलेक्शन ऑफ लाइंस, कर्व्स और कोई अदर ज्योमेट्रिक शेप्स में दिखाता है, उसे हम वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं। और इसमें जो आपके इमेजेस है वो पिक्सल्स के फॉर्म में दिखाए जाते हैं, इसे हम रास्टर ग्राफिक्स कहते हैं। यहाँ पर जो है आपकी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लाइंस को किसी भी ऑर्डर में ड्रॉ कर देगी, बट यहाँ पे आपको टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट में जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्वीप होती है अक्रॉस द स्क्रीन, एंड यू कैन सी द पिक्सल्स गेटिंग इल्यूमिनेटेड। ये रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है। अगर आप इमेज को जूम करते हो, जूम आउट करते हो, जूम इन करते हो, तो आपकी क्वालिटी चेंज नहीं होने वाली, बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेजोल्यूशन। बट दिस इज़ रेजोल्यूशन डिपेंडेंट। इसलिए अगर आप जूम करते हो कोई पिक्चर को तो आपको पिक्सेलेशन दिखेगा, वहाँ पर पिक्सल्स आपको दिख कर आएंगे। दूसरी बात है कि यहाँ पर वेरिएबल रिफ्रेश रेट है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इमेज आपका रिफ्रेश रेट वैरी करता है, और यहाँ पे जनरली आपको फिक्स्ड रिफ्रेश रेट मिलता है, टिपिकली 60 हर्ट्ज का या उससे ज़्यादा का, तो आपकी एक कंसिस्टेंट इमेज डिस्प्ले आपको दिखेगी। देन द नेक्स्ट थिंग इज़, ये आइडियल है लाइन ड्राइंग्स जिसमें होते हैं वो एप्लीकेशंस में, जैसे कैड या फिर कोई सिंपल ग्राफिक्स। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इमेजेस ये रेंडर करता है आपका रास्टर स्कैन, फोटोज़, वीडियोज़ या डिटेल्ड ग्राफिक्स को। देन यू हैव यहाँ पर आपको लेस मेमोरी होगी, क्योंकि सिर्फ एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपके स्टोर होते हैं। देन हियर यू विल रिक्वायर लेस मेमोरी, और यहाँ पे आपको ज़्यादा मेमोरी लगती है, क्योंकि आप कंप्लीट फ्रेम बफर में डेटा पहले स्टोर करते हो डिस्प्ले करने के लिए। ओके, दैट वाज ऑल। उतने पॉइंट्स बस याद रख लेना आप इफ दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड। अभी हम आते हैं डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम के ऊपर। इस पर तो क्वेश्चन फिक्स्ड है, आने ही वाला है। दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ द टॉपिक। डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर उसका फुल फॉर्म है। द डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम एक पॉपुलर एल्गोरिदम है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, जिससे आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो 2 पॉइंट्स के एक ग्रिड पर। मतलब पिक्सल्स के अंदर आप पिक्सल्स को ऑन स्टेट में कर दोगे तो वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। वो सिंपल और एफिशिएंट है वो लाइंस ड्रॉ करने के लिए जिनका आर्बिट्ररी स्लोप होता है। फिर इसमें का आइडिया यही है कि इंक्रीमेंट करते जाओ, स्टार्ट करो और एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इंक्रीमेंट करते जाओ। लाइक फॉर एग्जांपल आई जस्ट शो यू, ये पिक्सल है, फिर ये पिक्सल, ये पिक्सल, ये पिक्सल, इस तरीके से आपकी एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। ओके, द एल्गोरिदम स्टेप्स थ्रू वन कोऑर्डिनेट एट अ टाइम, आइदर एक्स या फिर वाई। फिर स्टेप्स क्या है डीडीए एल्गोरिदम पे, एक्सप्लेन डीडीए एल्गोरिदम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डीडीए एल्गोरिदम का
मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा, वो भी हम देखेंगे आगे। सबसे पहला तो आपका है कि आपको स्टार्ट और एंड पॉइंट्स आपके लिखने हैं, जो आपको बोले जाएंगे ये स्टार्ट पॉइंट्स है, ये एंड पॉइंट्स है, इसके बीच में आपको लाइन ड्रॉ करनी है। फिर दूसरा है आपको डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई निकालना है। तो डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे आप? डेल्टा एक्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x1 माइनस x0। सिमिलरली डेल्टा वाई का भी वही फॉर्मूला होता है y1 माइनस y0। Determine the number of steps. The number of steps required to generate the line is the maximum of delta x और delta y. तो स्टेप्स आपको पता करने हैं कि कितने स्टेप्स बाद आपकी लाइन जो है जनरेट हो जाएगी। तो स्टेप्स का ये फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जब आप निकालते हो तो इनमें का जो मैक्सिमम है उतनी नंबर ऑफ आपकी स्टेप्स होती है। फिर उसके बाद है कैलकुलेट द इंक्रीमेंट्स। तो इंक्रीमेंट का जो फॉर्मूला है वो है एक्स आई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन स्टेप्स। सिमिलरली आपका जो वाई आई है वो है डेल्टा वाई अपॉन स्टेप्स। इंक्रीमेंट का मतलब है कि आपका नेक्स्ट पिक्सल कहाँ पर होगा। स्टार्ट ड्राइंग द लाइन, इनिशियलाइज द स्टार्टिंग पॉइंट्स एक्स वाई एज x0 y0 एंड देन यू कैन ड्रॉ द लाइन। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? तो उसके लिए आपका जो नेक्स्ट अपडेटेड x रहेगा उसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स आई, पुराना वाला x, और उसमें आप ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो है वो उसमें आप ऐड करोगे। सिमिलरली y का भी आप ऐसे ही करोगे, y प्लस वाई आई। देन राउंड द कोऑर्डिनेट्स एंड प्लॉट ईच पॉइंट। ये इसमें एक चीज़ है, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट हार्डवेयर यूज़ करता है, इसके लिए आपके वैल्यूज़ पॉइंट में आते हैं, इंटीजर टाइप वैल्यूज़ नहीं आते। तो आपको कोऑर्डिनेट्स जो भी है उनको राउंड अप कर देना है। अगर 0.5 है तो आप उसको 1 कर दोगे, 0.7 है तो आप उसको 1 कर दोगे। एडवांटेजेस यही है कि ये सिंपल और इजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए, और हर टाइप के स्लोप्स ये हैंडल कर सकता है, या पॉजिटिव हो, निगेटिव, जीरो, इन्फिनिटी। डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक यूज़ होता है, तो काफ़ी स्लो हो जाता है काम उन सिस्टम्स पे जो फ्लोटिंग पॉइंट हार्डवेयर यूज़ करते हैं। वही ब्रेसन-हम्स में ये प्रॉब्लम आप फेस नहीं करते हो, ब्रेसन-हम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में। द राउंडिंग स्टेप कैन इंट्रोड्यूस एरर्स इन ड्राइंग द लाइन। ये भी एक बात है, क्योंकि आप राउंड अप कर दे रहे हो तो आपकी जो लाइन है वो ऐसे स्ट्रेट होने के बजाय कुछ इस तरह की आपकी लाइन जो है वहाँ पर ड्रॉ होती है। चलिए अब ये क्वेश्चन हम देखेंगे, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया आएगी किस तरीके से आपको अगर डीडीए पर क्वेश्चन आया तो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट स्टेप होती है, वो फर्स्ट स्टेप में आपको x0 क्या है आपका और x1 क्या है पता करना है। तो देखिए x0 क्या है आपका, ये आपके स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स है विच आर x0 एंड y0। तो x0 हमारा है -2 और जो y0 है वो है -1। सिमिलरली x1 क्या है, x1 इज इक्वल टू 6 और जो आपका y1 है वो है 3। ये है आपकी स्टेप 1। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई आपका निकालना है। सो व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x1 माइनस x0 विच इज इक्वल टू 6 माइनस -2 विच इज इक्वल टू 8। फिर आपको डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई भी सिमिलरली y1 माइनस y0 कर दोगे आप, एंड व्हाट इज y1? इट इज 3 माइनस -1 विच इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हमने डेल्टा वाई भी निकाल दिया यहाँ पर, विच वॉज आवर स्टेप 2। अब इसके बाद आपको करना है नंबर ऑफ स्टेप्स पता करना है आपको। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे आप पता करोगे, मैंने उसका फॉर्मूला बताया था। नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई विच इज इक्वल टू व्हाट 8। डेल्टा एक्स बढ़ा है या डेल्टा वाई बढ़ा है, तो यहीं आप देख सकते हो 8 बढ़ा है, तो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स आपके जो है वो 8 यहाँ पर लिख देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप है इंक्रीमेंट्स कैलकुलेट करने की। ओके, तो चलिए वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो एक्स आई है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन स्टेप्स। तो डेल्टा एक्स हमारा 8 था और जो स्टेप्स भी थे वो 8 थे, क्योंकि हम मैक्सिमम निकाल रहे थे। तो आपका जो एक्स आई है वो आ गया 1। सिमिलरली वाई आई का भी यही है, डेल्टा वाई अपॉन स्टेप्स आपको करना है।
विच इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई था हमारा 4/8 विच इज़ इक्वल टू 0.5। तो हमको एक्स आई और वाई आई पता चल गया। अब हम लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो लेट्स आई जस्ट क्रिएट अ सिंपल टेबल जिससे आपको समझ आ जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड टू ड्रॉ अ टेबल। एक सिंपल टेबल ड्रॉ करेंगे हम और उसमें हमारे पॉइंट्स लिखेंगे। This one is for the number of steps, then our x coordinates and y coordinates, then our table। ओके, मैं खुद यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम स्टेप्स लिखेंगे, फिर x, y एंड अवर प्लॉटेड पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहले तो मैं x और y की जो फर्स्ट वैल्यू थी वो लिख देता हूँ। स्टार्ट कहाँ से हो रहा था? -2, -1 से। तो ये देखो -2, -1, तो आपका जो प्लॉटेड पॉइंट था वो था -2, -1। ये आपके स्टार्टिंग पोजीशन है, राइट। अभी हम स्टेप वाइज उसको सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप आपकी कि x प्लस एक्स आई करना है आपको। ये देखिए x प्लस एक्स आई, y प्लस वाई आई, ये आपको कंटिन्यूसली करते जाना है। तो आपका एक्स आई क्या था? 1 है और वाई आई है आपका 0.5। तो इसके बेसिस पे हम अभी इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x प्लस एक्स आई कर रहे हो आप, एक्स आई की वैल्यू अपने को पता है 1 है, तो -2 + 1 विल बी -1। फिर -1 में आप 0.5 ऐड कर रहे हो क्योंकि आपका वाई आई जो है वो है 0.5। सो -1 + 0.5 इज -0.5। राउंड अप कर दो और इसको लिख दो -1, -1। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अभी नेक्स्ट क्या होगा आपका? नेक्स्ट स्टेप होगी स्टेप 2, एंड यू हैव -1 + 1 विच इज इक्वल टू 0, देन -0.5 + 0.5 वुड बी 0। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 0,0। अब इसकी अगली स्टेप देखो, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा? 0 + 1 करोगे आप 1, 0 + 0.5 करोगे 0.5। राउंड अप कर दो, इट विल बी 1,1। उसके बाद है 4। लेट मी जस्ट नीचे लिख देता हूँ बिकॉज वी डोंट हैव मच एरिया हियर। इंक्रीज दिस अ बिट, ठीक है। 4 है, 1 + 1 करो 2, 0.5 + 1 0.5 कर दो 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी 2,1। ये 3 हो जाएगा, इसमें हाफ ऐड करो, इट विल बी 1.5, दिस विल बी 3,2। फिर इसमें 1 ऐड करो और इसमें हाफ ऐड करो, दिस विल बी 2, सो दिस इज गोना बी 4,2। इसमें इसमें 1 ऐड करो, दिस विल बी 5, इसमें 0.5 ऐड करो 2.5, दिस विल बी 5,3। इसमें 1 ऐड करो, दिस विल बी 6, इसमें हाफ ऐड करो, दिस विल बी 3, एंड योर लास्ट कोऑर्डिनेट्स आर 6,3 विच वर द एंड पॉइंट्स वी वर लुकिंग फॉर। तो आपके जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स है, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स ये और फाइनल कोऑर्डिनेट्स ये आपको आ चुके हैं। देखो -2,1 से 6,3 आपको निकालना था। तो इस तरीके से आप DDA एल्गोरिदम की हेल्प से आपका इक्वेशन सॉल्व करोगे। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अभी ब्रेसन-हम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। ब्रेसन-हम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, हमेशा ही आता है, और इस पर आपको डेरिवेशन भी पूछा जाता है ब्रेसन-हम्स के ऊपर, तो हम डेरिवेशन भी उसका देखेंगे। सो ब्रेसन-हम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम भी एक एफिशिएंट मेथड है जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम यूज़ करते हैं टू ड्रॉ लाइन्स ऑन पिक्सल बेस्ड डिस्प्ले, जिसमें आप रास्टर ग्राफिक्स का यूज़ करते हो, रास्टर स्कैन का यूज़ करते हो। एंड अनलाइक द DDA एल्गोरिदम इट ओनली यूजेस इंटीजर अरिथमेटिक, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो अगर जहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट हार्डवेयर आपके कंप्यूटर पर लैग करता है तो आप वहाँ पर ब्रेसन-हम्स यूज़ करोगे तो आपका काम फास्ट हो जाएगा। और इसमें आप नेक्स्ट क्लोजेस्ट पिक्सल देखते हो आपके थ्योरेटिकल लाइन के हर स्टेप पे, और इंटीजर अरिथमेटिक की वजह से लाइन आपकी में थोड़े से लाइन भी आपकी प्रॉपर आती है, स्ट्रेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही है आपका काम, डेल्टा x और डेल्टा y निकालना,
और डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का ये फॉर्मूला है। फिर अगला इसमें जो एक अलग चीज़ है ना, उसमें है डिसीजन पैरामीटर का यूज़ करना। अभी तक हम डिसीजन पैरामीटर का यूज़ नहीं कर रहे थे, अभी हम डिसीजन पैरामीटर का यूज़ करेंगे और उसका फॉर्मूला है पी के इज इक्वल टू 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। ये आपका इनिशियल डिसीजन पैरामीटर है। मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको यूज़ किया जाता है नेक्स्ट पिक्सल को प्लॉट करने में व्हेन वी लुक एट एन एग्जांपल। फिर दूसरा है प्लॉट द इनिशियल पॉइंट्स x0 y0 जो है आपके, उन्हें प्लॉट करोगे आप। रिमेंबर दिस फॉर्मूला 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। फिर इटरेट ओवर x और y फॉर स्टीप लाइन्स एंड देन प्लॉट योर पॉइंट्स। आपको क्या करना है, देखो पीके हमेशा आपका अपडेट होता जाएगा। नेक्स्ट पीके आएगा, नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर आएगा, उसके बेसिस पे आप पॉइंट्स को प्लॉट करोगे। तो अगर आपका पीके यहाँ पर 0 से कम है तो आपके जो अगले कोऑर्डिनेट्स है वो है xk प्लस 1 कॉमा वाई के, और आपका अगला जो डिसीजन पैरामीटर होने वाला है दैट विल बी pk प्लस 2 डेल्टा वाई। आप उसको इस तरीके से याद रखो, अगर pk 0 से कम है तो उसका फॉर्मूला भी छोटा है, pk 0 से छोटा है फॉर्मूला भी उसका छोटा है। आप उस तरीके से उसे याद रख सकते हो, pk प्लस 2 डेल्टा वाई। और यहाँ पर सिर्फ x में इंक्रीमेंट होता है, y में इंक्रीमेंट नहीं होता है यहाँ पर। फिर pk अगर बड़ा है तो उसका फॉर्मूला भी देखिए, नेक्स्ट वाला बड़ा है, pk प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ पर नहीं था वो। और जो आपके कोऑर्डिनेट्स है वो x में भी ऐड होगा और y में भी इंक्रीमेंट होगा, x और y दोनों में इंक्रीमेंट होगा अगर आपका डिसीजन पैरामीटर बड़ा है। आप ये तब तक करते जाओगे जब तक आप आपके एंड पॉइंट को नहीं आप पहुंच जाते। चलिए अभी एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा तो आपको थोड़ा अच्छे से समझेगा। कंसिडर लाइन फ्रॉम दीज कोऑर्डिनेट्स टू दीज कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले हम हमारा डेल्टा एक्स निकालते हैं। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x1 माइनस x0। तो देखो x1 क्या है अपना, our x1 is this and our x0 is this, so this becomes 6 minus 1 which is equal to 5। और अब डेल्टा y निकाल लेते हैं which is equal to y1 minus y0, और y1 क्या है 4 minus 1 is 3। तो देखिए हमने स्टेप 1 कर दी। अभी हमको निकालना है हमारा डिसीजन पैरामीटर, इनिशियलाइज द डिसीजन पैरामीटर। तो डिसीजन पैरामीटर क्या है, pk is equal to 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा x विच इज इक्वल टू 2 डेल्टा वाई की वैल्यू 3 है माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू 5 है। सो 2 3 ज़ा 6 एंड माइनस 5 विल बी इक्वल टू 1। तो आपका जो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर है वो क्या है, 1 है आपका डिसीजन पैरामीटर। तो अभी 1 रहने की वजह से आप क्या करोगे, तो जब डिसीजन पैरामीटर आपका 0 से बड़ा होता है तो x और y दोनों में इंक्रीमेंट होगा। तो आपके जो नेक्स्ट x और y के कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं वो मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ। What would those coordinates be? देखिए फर्स्ट क्या है, 1,1 है, तो 1,1 है तो दोनों में इंक्रीमेंट होगा। 1,1 की जगह वो हो जाएंगे 2,2। ये देखिए 1,1 थे वो पहले, उससे चेंज हो गया 2,2 में। हमने x k प्लस 1 किया और y k प्लस 1 किया, दोनों में आपने 1 ऐड कर दिया। क्यों किया, क्योंकि आपका जो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर है दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आप x के और y के दोनों में 1 इंक्रीमेंट करोगे। चलिए अभी नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर की तरफ आते हैं। तो ये देखिए pk प्लस 1, व्हाट इज pk प्लस 1 इक्वल टू, देखिए अगर मैंने कहा था ये बड़ा है 0 से तो उसका फॉर्मूला भी बड़ा है। क्या है उसका फॉर्मूला, pk प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू, pk हमारा 1 था प्लस 2 into 3 minus 2 into what was delta x, it was 5. So 6 minus 10 is minus 4 plus 1 is minus 3. तो अब आपका जो है -3 है। -3 is what, -3 is smaller than 0। तो इसके वजह से आपके जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स है ना वो क्या होंगे दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट सिर्फ x में होगा, y में इंक्रीमेंट नहीं होगा। सो योर कोऑर्डिनेट्स विल बी 3,2 के जगह पे 2 ही रहेगा बिकॉज y में आप इंक्रीमेंट नहीं करोगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट pk प्लस 1 निकालेंगे हम, इज इक्वल टू, देखिए अभी अपना क्या था, -3 है, -3 स्मॉलर देन 0, स्मॉलर है तो pk प्लस 1 का फॉर्मूला भी स्मॉलर है, pk प्लस 2 डेल्टा वाई। सो व्हाट वाज pk, इट वाज -3 प्लस 2, डेल्टा वाई था आपका 3। सो -3 प्लस 6 इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 3।
तो अभी 3 क्या है, 3 जो है आपका बड़ा है 0 से, जिसकी वजह से आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो x में भी होगा और y में भी होगा. सो इट विल बी 4,3. 4,3. चलिए अब नेक्स्ट पे जाते हैं. अभी देखो 3 बड़ा है तो आपका जो अगला फॉर्मूला है वो भी बड़ा होने वाला है. pk प्लस 1, अगला pk होगा pk प्लस 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x विच इज इक्वल टू 3. अपडेटेड pk की वैल्यू लेती जानी है आपको. यहाँ पर 3 है, फिर मैंने 3 ले लिया. 3 प्लस 2 डेल्टा y क्या है, डेल्टा y था 3 माइनस 2 डेल्टा x, आई गेस इट वाज 5. लेट मी जस्ट चेक वंस. हाँ 5 था ना डेल्टा x, तो ये 5. सो 3 प्लस 6 इज 9, 9 माइनस 10 इज माइनस 1. तो अब माइनस 1 क्या है, माइनस 1 इज स्मॉलर देन 0. तो स्मॉलर अगर है तो सिर्फ x में इंक्रीमेंट होगा, y में इंक्रीमेंट नहीं होने वाला. सो दिस विल बी 5,3. अभी हम आ रहे हैं हमारे आंसर के पास. ये देखिए pk प्लस 1 इक्वल्स, ये छोटा है 0 से तो फॉर्मूला भी आपका छोटा है, 2 डेल्टा y ही होगा सिर्फ, विच इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू उठा लो -1 प्लस 2 डेल्टा y की वैल्यू थी 3. सो -1 प्लस 6 इज 5. 6 माइनस 1 इज 5. 5 अभी आपका जो है इट इज़ ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर देन 0. देन योर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स आर गोना बी ग्रेटर है, मतलब x और y दोनों में इंक्रीमेंट होगा. इट विल बी 6,4, जो ही आपका फाइनल आंसर आपको लाना था. देखिए हमने स्टार्ट किया 1,1 से एज इट वाज टोल्ड टू अस, और हमने एंड किया 6,4 के ऊपर, विच आर आवर फाइनल कोऑर्डिनेट्स. इसका आप अभी सिमिलरली टेबल भी ड्रॉ करना, बस इतना ऐसा आंसर मत लिख दो लाइक वी डिड द लास्ट टाइम. मैं बस एक रफ टेबल यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ. आई वोंट वेस्ट मच टाइम नाउ. ये ऐसा आप टेबल ड्रॉ कर दो, जहाँ पर आप ना पहले आपका डिसीजन पैरामीटर लिखते जाओ. यहाँ पर स्टेप्स लिख दो, कितने स्टेप्स आपको लगे, x, y और आपके प्लॉटेड पॉइंट्स. तो हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट स्टेप से, जहाँ पर हमारा pk एट द बिगिनिंग इट वाज व्हाट वाज इट, इट वाज 1 माइनस 3, 3 माइनस 1, 1 माइनस 3, 3 माइनस 1 एंड एट द एंड इट वाज 5. और जो हमारे xy थे इट वाज 1 2 3 4 5 6. मतलब x में तो हमेशा इंक्रीमेंट होने ही वाला है. ओके नो, एक्चुअली 1 नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1 वर द बिगिनिंग पॉइंट्स. हम स्टार्ट कर देते हैं 2 से डायरेक्टली. 2 3 4 5 6. x में हमेशा ही इंक्रीमेंट होता है फॉर्मूला के हिसाब से. x के प्लस 1 तो करना ही है आपको, बट y कभी होगा कभी नहीं होगा. इट वॉज 2 2 3 3 4, 2 2 3 3 4 and the plotted points were 2,2, 3,2, 4,3, 5,3 and 6,4. तो थोड़ा सा प्रॉपर वे में आप टेबल ड्रॉ करना. मैंने बस एक रफ आइडिया आने के लिए आपको एक टेबल ड्रॉ करके बताया है. सो इन दिस वे यू विल ऑल्सो बी एबल टू डू द ब्रेसेनहम्स एग्जाम्पल इफ इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जाम. अभी आते हैं मेन पॉइंट पे, जो है डेरिवेशन. बहुत सारे लोग इसे स्किप कर देते हैं डेरिवेशन को, बट डेरिवेशन पूछे जाने के बहुत हाई चांसेस है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर डेरिवेशन. To derive an expression that helps determine the next pixel to be drawn with a slope 0 से 1 के बीच में आपकी स्लोप है, ऐसी हम लाइन ड्रॉ करने वाले हैं. x0 y0 से लाइन स्टार्ट हो रही है, x1 y1 पे एंड हो रही है, और जो लाइन का स्लोप है दैट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x, वेर डेल्टा x आपका ये है और डेल्टा y ये है. ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी लिख दो और डेरिवेशन हम लिखना अभी स्टार्ट करेंगे. जो सबसे पहली स्टेप अपनी जो है दैट इज कंसिडर लाइन जिसका स्लोप है m इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जो हमने बोल दिया. और स्टार्ट करेंगे हम लाइन के इक्वेशन से, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ले लिया हमने, बट
बट जो हमारा x है ना दैट विल बी एक्स के प्लस वन। क्यों हम एक्स के प्लस वन ले रहे हैं? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ अवर लाइन, ठीक है। तो देयर फोर x आप वहाँ पर अगर रख दोगे दैट विल बी m इंटू एक्स के प्लस वन प्लस सी। इस तरीके से आप नेक्स्ट स्टेप लिख देना। और दूसरी बात आपको जो ध्यान रखना है ऑल्सो, एक्स के प्लस वन जो है ना आपका वो होता है एक्स के प्लस वन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द लाइन। और सिमिलरली अगर वाई के प्लस वन भी आपको कहीं दिख जाए तो वहाँ पर भी आप वाई के प्लस वन कर दे सकते हो। ऑलराइट, अभी हम निकालने वाले हैं हमारा डिसीजन पैरामीटर। टू फाइंड द डिसीजन पैरामीटर, डिसीजन पैरामीटर है हमारा पीके, हम अभी फाइंड करने वाले हैं। तो जो पीके का फॉर्मूला है ना वो आप याद रख लेना, डेल्टा एक्स d1 माइनस d2। अभी हम d1 फाइंड करेंगे, d2 फाइंड करेंगे, देन विल फाइंड d1 माइनस d2 और उसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके हमारा pk हम फाइंड करेंगे। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी फर्स्ट नीड टू फाइंड व्हाट d1 इज। व्हाट इज d1? इट इज y माइनस yk। और y माइनस yk क्या है? अब y की वैल्यू हमारे पास है m इंटू एक्स के प्लस वन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, रादर देन राइटिंग एक्स के प्लस वन वी आर राइटिंग एक्स के प्लस वन प्लस सी माइनस वाई के। सिमिलरली d2 का भी मैं यही लिख देता हूँ, d2 इज इक्वल टू, d2 का जो d2 की वैल्यू है दैट इज वाई के प्लस वन माइनस वाई, विच इज़ इक्वल टू वाई के प्लस वन वुड बी रिटर्न एज इट इज़, या फिर हम उसे ना वाई के प्लस वन लिख देते हैं माइनस। अभी देखो y की वैल्यू को ना मैं माइनस कर रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्टली लिख देता हूँ m एक्स के प्लस वन प्लस सी है, तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए दैट विल बी माइनस सी। अभी आपके पास d1 और d2 की वैल्यूज़ आ गई। अभी आपको क्या करना है? d1 माइनस d2 करना है आपको। सो यही कर देता हूँ मैं d1 माइनस d2। d1 माइनस d2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स के प्लस वन plus c minus yk, which was our d1, then we'll subtract d2 from it, yk minus 1 minus and plus would be minus, then minus minus would be plus m xk plus 1 plus c। ठीक है, अभी देखो ये c और c मिलके हो जाएगा 2c, और ये mx के प्लस वन mx के प्लस वन मिलके हो जाएगा 2mx के प्लस वन, और ये हो जाएगा माइनस 2y के, और बचता है आपका माइनस वन। ओके, विल राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज। d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 2m एक्स के प्लस वन, then it was minus 2yk फिर था प्लस 2c माइनस वन प्लस 2c माइनस वन। ओके, सो ये आपका जो है d1 माइनस d2 आ गया। अब हमको डिसीजन पैरामीटर लेना था विच वॉज डेल्टा एक्स इंटू d1 माइनस d2। अब डेल्टा एक्स इंटू ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2m एक्स के प्लस वन माइनस 2yk प्लस 2c माइनस वन। अभी क्या करो, m के जगह पे ना डेल्टा y बाय डेल्टा x पुट कर दो। क्यों? बिकॉज वी नो m जो है हमारा दैट इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x। सो विल डू दैट, इक्वल्स डेल्टा x टू डेल्टा y बाय डेल्टा x एक्स के प्लस वन माइनस 2yk प्लस 2c माइनस वन। डेल्टा एक्स यहाँ पर अगर आप रख दोगे, सो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा एक्स गेट कैंसल्ड, देन व्हाट वुड रिमेन इज 2 डेल्टा वाई एक्स के प्लस वन माइनस 2yk डेल्टा एक्स प्लस 2c डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स। तो इस तरीके से हमने डेल्टा एक्स को भी अंदर शिफ्ट कर दिया है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है उसके साथ। नाउ लेट अस जस्ट डू समथिंग। यहाँ पर हम डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेते हैं, 2 डेल्टा वाई एक्स के प्लस वन माइनस 2yk डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू 2c माइनस वन। ओके,
तो ये आपका पी के की हमने एक वैल्यू ले ली है, इसको हम ना इक्वेशन 1 ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे, बिकॉज वी आर गोइंग टू नीड दिस इक्वेशन अगेन, इसकी हमको बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं उसको बॉक्स कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको निकालना है पी के प्लस 1। कैसा निकालोगे पी के प्लस 1, ये देखो पी के प्लस 1 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे के है ना वहाँ पे के प्लस 1 डाल दो बस। 2 डेल्टा वाई एक्स के प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 वाई के प्लस 1 डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू 2c माइनस 1। यहाँ तक आपका काम हो गया। अब अपने को निकालना है पी के प्लस 1 माइनस पी के, टू फाइंड पी के प्लस 1 माइनस पी के। ये कैसा हम फाइंड करेंगे, अभी नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं इसको। अभी हम निकालेंगे पी के प्लस 1 माइनस पी के। वो कैसा होगा, देखो सिंपल है, क्योंकि इसमें ना वही सेम वैल्यू हमको रिपीट लिखनी पड़ेगी, सो विल डू दैट। देखो 2 डेल्टा वाई एक्स के प्लस 1, 2 डेल्टा वाई एक्स के प्लस 1 then we had minus 2yk plus 1 delta x minus 2yk plus 1 delta x and plus delta x 2c minus 1। इसमें से अब हम pk को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। अब अपने को पता है कि pk is the same as pk plus 1, just k plus 1 की जगह k की वैल्यूज थी उसकी, so we'll write that 2 delta y x k plus 1 था वहाँ पे। Okay, then it was minus 2yk delta x plus I'm sorry, minus नहीं आएगा because we are subtracting it, right? So minus minus would get plus यहाँ पे, और यहाँ पर भी plus नहीं आएगा, instead it would be minus delta x 2c minus 1। तो इस तरह से हमने एक सिंपल इक्वेशन बना लिया। अब ये देखो डेल्टा एक्स 2c माइनस 1 एंड डेल्टा एक्स 2c माइनस 1 वुड गेट कैंसल आउट, बचा हुआ हम लिख देंगे 2yk डेल्टा एक्स एंड वट एवर इज रिमेनिंग। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो अगर मैं 2yk नॉट 2yk 2 डेल्टा एक्स को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा, इट वुड बी, या फिर ना हम ऐसा करते हैं 2 डेल्टा एक्स को नहीं 2 डेल्टा वाई कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 2 डेल्टा वाई कॉमन लेंगे सो इट वुड बी सी एक्स के प्लस 1 एंड कहाँ पर है बाकी 2 डेल्टा वाई, वहाँ पर माइनस एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के माइनस 1 हो जाएगा। और अगर आप माइनस 2 डेल्टा एक्स को कॉमन ले रहे हो so it would be yk plus 1 minus yk। okay, is it correct? yeah, it's correct because see इधर यहाँ पर डेल्टा x है ना 2 डेल्टा x, तो ऐसा हो जाएगा। so if you simplify this a bit more, ये हो जाएगा 2 डेल्टा y plus 1 minus 1, so this will be xk plus 1 minus xk minus 2 डेल्टा x yk plus 1 minus yk। तो यहाँ पे हमने pk plus 1 निकाला। अभी अगर इसको pk plus 1 की एग्जैक्ट वैल्यू हमको चाहिए सो विल मेक इट pk plus 1 इज इक्वल टू pk, ये माइनस को उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, प्लस 2 डेल्टा y xk plus 1 minus xk minus 2 डेल्टा x yk plus 1 minus yk। तो यहाँ पे हमने जो है पी के प्लस 1 की वैल्यू निकाल दी है। अभी हमको ना बस पी के की फाइनल वैल्यू निकालना है, फिर वहाँ पे हमारा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। तो ये देखो एज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देयरफॉर c इज इक्वल टू y माइनस एम एक्स। अभी ये जो c इक्वल टू y माइनस एम एक्स वाली वैल्यू है ना, ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हमने जो इक्वेशन 1 जिसको दिया था, ये वाले इक्वेशन में c की वैल्यू। चलिए करते हैं वो भी दैट।
pk equals 2 delta y xk plus 1, 2 delta y xk plus 1 minus 2 yk delta x प्लस डेल्टा एक्स। अभी देखो 2 सी के जगह मैं y माइनस एम एक्स सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ एंड व्हाट इज x हियर एक्चुअली, यहाँ पर ना y नहीं होगा क्योंकि y के लेंगे हम बिकॉज वी आर टेकिंग y एंड x एनीवेयर, तो यहाँ पर भी आप y के ले लो और यहाँ पे x के ले लो, 2c माइनस 1। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो दिस विल बी 2 डेल्टा y like this 2xk delta y plus 2 delta y minus 2yk delta x plus ये देखो अगर मैं 2 डेल्टा x को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा व्हाट विल बिकम 2yk डेल्टा x, राइट। फिर ये 2 को अंदर अगर मल्टीप्लाई करता हूँ इट विल बी माइनस 2 mxk, so minus 2 mxk and delta x and 2 delta x minus 1, राइट। बिकॉज अगर इसको आप इससे मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, अब उससे बचा तो इट विल बी माइनस डेल्टा एक्स। अभी एक चीज हमको करनी पड़ेगी, ये जो m हमने ले रखा है यहाँ पे वो m को ऐसा करते हैं हम विल चेंज इट टू डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, तो उससे सिंप्लीफिकेशन और आसान हो जाएगा। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, इज इक्वल टू 2xk डेल्टा y प्लस 2 डेल्टा y माइनस 2yk डेल्टा x प्लस 2। ओके, देयर आर सम थिंग्स दैट हम कट कर सकते हैं। ऐसे देखो माइनस 2yk डेल्टा x प्लस 2yk डेल्टा x ये कट हो जाएगा। Then is there anything that you can remove? Not right now. If there is, we'll 2. देखो डेल्टा y by डेल्टा x करोगे आप इसको, so डेल्टा x and डेल्टा x get cancelled, तो बचेगा क्या, डेल्टा y बचेगा, राइट। So it will be 2xk डेल्टा y minus डेल्टा x। अब देखो 2xk डेल्टा y और 2xk डेल्टा y भी कट जाएगा, therefore pk की जो फाइनल वैल्यू है वो आएगी 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा एक्स। ये है आपका इनिशियल डिसीजन पैरामीटर और यहाँ पे आप आपका डेरिवेशन खत्म कर सकते हो। हेंस वी हैव डिराइव्ड द ब्रेसेनहम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, और यू कैन राइट हेंस वी हैव डिराइव्ड द डिसीजन पैरामीटर फॉर द लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। तो टफ नहीं है वो डेरिवेशन, काफ़ी सिंपल है, बस आप एक दो बार नोट्स में से देख लो आपको समझ आ जाएगा। Then this is the difference between DDA and Bresenham's line drawing algorithm. Uses floating point arithmetic and this uses integer arithmetic. Okay? और इसी से आपका integer arithmetic ये use करने से काफ़ी fast भी है। इसमें addition, subtraction और multiplication होता है floating point numbers का, और यहाँ पे primarily सिर्फ integer addition और subtraction होता है। यहाँ पे राउंडिंग एरर्स होने के चांसेस हैं क्योंकि आप पॉइंट में वैल्यूज ले रहे हो, यहाँ पे हम पॉइंट में वैल्यूज ही नहीं लेते, सो इट इज मोर एक्यूरेट इन प्लॉटिंग पिक्सेल्स। कोई इसमें आपको राउंडिंग इश्यूज नहीं देखने मिलने वाले। देन दिस इज क्वाइट स्लोअर ड्यू टू फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस एंड दिस इज फास्टर एज इट यूजेस ओनली इंटीजर अरिथमेटिक। देन इट इज सिंपलर टू अंडरस्टैंड एंड दिस वन इज स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स व्हिच इज ट्रू बिकॉज डीडीए लाइन ड्राइंग का जब हम एग्जाम्पल देख रहे थे तो आपको लगा होगा काफ़ी इजी है, बट ब्रेसेनहम्स भी इजी है बट उसमें आपको डिसीजन पैरामीटर का यूज करना होता है। देन इट में प्रोड्यूस लाइंस विद स्मॉल डिविएशंस जो राउंडिंग की वजह से होता है। जैसा मैंने कहा था वो बोल रहा है कि 0.5 पे लाइन डालो लेकिन आप फिर भी 1 यूज करते हो तो लाइन कुछ इस तरीके की ड्रॉ होती है, और यहाँ पे स्मूथ लाइंस ड्रॉ होते हैं क्योंकि आप इंटीजर अरिथमेटिक यूज कर रहे हो। रिक्वायर्स मोर मेमोरी ड्यू टू फ्लोटिंग पॉइंट, सब घूम फिर कर फ्लोटिंग पॉइंट पे ही आ रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर ही 4-5 पॉइंट्स है, उसकी वजह से मेमोरी इंक्रीज होती है, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। देन दिस रिक्वायर्स लेस मेमोरी ड्यू टू द यूज ऑफ इंटीजर अरिथमेटिक। देन डीडीए एल्गोरिथम ऑफ सर्कल। अभी सर्कल के लिए डीडीए एल्गोरिथम यूज नहीं किया जाता, बट अभी
वो सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए डीडी एल्गोरिथम ऑफ सर्कल पे देयर आर मेजॉरिटी ऑफ चांसेस कि क्वेश्चन भी पूछा नहीं जाएगा। वही लिखा है, हाउएवर द ब्रेसन-हम्स एल्गोरिथम इज टिपिकली प्रीफर्ड, ब्रेसन-हम्स का ही यूज किया जाता है। ओके, तो इसमें वही सीन है, आप रेस्टराइज्ड फॉर्म में पिक्सेल्स प्लॉट करते जाते हो और आपका सर्कल जनरेट हो जाता है। सबसे पहले सर्कल का इक्वेशन पता रखो, x² + y² = r²। और हाँ, फर्स्ट पॉइंट है पैरामीटर्स आपको इनिशियलाइज करना है। आपके जो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट आर इक्वल टू x = 0 एंड y = r। 0, r से आप स्टार्ट करते हो आपका काम। देन कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल स्टेप्स। डेल्टा थीटा जो है वो होता है आपका 1/r, और इंक्रीमेंटल स्टेप्स x और y के लिए हम ऐसे निकालते हैं, डेल्टा x = cos θ डेल्टा थीटा एंड डेल्टा y = sin θ डेल्टा थीटा। बस स्टेप्स बता रहा हूँ आपको, इस पे ना एग्जांपल पूछा जाएगा और चांसेस है कि इसके ऊपर स्टेप्स भी नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं आएगा इसके ऊपर। x = x + डेल्टा x करोगे और y = y - डेल्टा y करोगे आप पॉइंट्स प्लॉट करते जाने के लिए, और x, y पे प्लॉट करोगे। और ये आप तब तक करोगे जब तक x आपका y के या तो इक्वल नहीं हो जाता या फिर y से ग्रेटर नहीं हो जाता, तब तक आप इसको कंटिन्यूअसली करते जाओगे जब तक आपका सर्कल नहीं बनता। और सर्कल के सिमेट्री की वजह से अगर आपको एक कोऑर्डिनेट मिल जाता है तो आप उसके बाकी के कोऑर्डिनेट्स भी प्लॉट कर सकते हो, जैसा y, x है, -x, y, -y, x है, -x, -y है। इस तरीके से 8 के 8 प्लॉटिंग आप कर सकते हो मिरर करके उनको। ठीक, डीडीए का कुछ है नहीं, मैंने जैसा बार बार कह रहा हूँ, बट इवन देन एक जनरल आइडिया रखना इज अ सेफ साइड। तो ब्रेसन-हम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम इज अ रास्टराइजेशन एल्गोरिथम व्हिच इज यूज्ड टू ड्रॉ अ सर्कल इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये एल्गोरिथम इसलिए एफिशिएंट है क्योंकि इसमें सिर्फ इंटीजर एडिशन का यूज होता है, इंटीजर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, जिसकी वजह से ये काफी फास्ट हो जाता है दूसरे मेथड्स के कंपैरिजन में। की कॉन्सेप्ट्स इसमें दो है, सिमेट्री और डिसीजन पैरामीटर। सिमेट्री का यही है कि अगर आपको एक x और y के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं तो आप मिरर करके सारे 8 का यूज करके आप सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो और सर्कल ड्रॉ कर सकते हो सिमेट्री के हेल्प से, बिकॉज अ सर्कल इज सिमेट्रिकल टू द सेंटर। देन डिसीजन पैरामीटर जो है वो आपको यहाँ पर फिर से यूज होने वाला है, जो आपको हॉरिजॉन्टली जाना है या डायगोनली जाना है सर्कल ड्रॉ करने के लिए वो बताएगा। ओके, सो स्टेप्स ऑफ द ब्रेसन-हम्स सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम। सबसे पहले इनिशियल स्टेप जो है, एक सर्कल जो सेंटर्ड है 0,0 पे और उसका रेडियस r है, उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिर इनिशियल पैरामीटर जो है आपका p0 जिसे हम कहते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 3 - 2r। ये आपको इनिशियली लेना है। उसके बाद क्या लेना है आपका डिसीजन पैरामीटर, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये डिसीजन पैरामीटर आपको हेल्प करेगा आपका नेक्स्ट पॉइंट ढूंढने में। फिर है इटरेटिव कैलकुलेशन। फॉर ईच पॉइंट x, y on the circle's perimeter, the next point is determined based on the value of the decision parameter pk. If pk is smaller than 0 or less than 0, the next point is x + 1, y and the decision parameter is updated as this. देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके, x में इंक्रीमेंट होगा, y में इंक्रीमेंट नहीं होगा। pk + 1 आपका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है, pk + 4 xk + 6, ये आपका फॉर्मूला है इफ pk इज स्मॉलर देन 0। अभी हम इसको डिराइव करने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कैसे आप करेंगे डेरिवेशन में हम देखेंगे। और अगर इफ pk इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज x में भी इंक्रीमेंट होगा, y में डिक्रीमेंट होगा, y -1 हो रहा है और x + 1 हो रहा है, और आपका जो फॉर्मूला है इट विल बी pk + 4xk - yk + 10। उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। फिर सिमेट्री एक्सप्लॉइटेशन है, वो उसका हेल्प यूज़ करके आप बाकी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ सकते हो, -y -x वगैरह, और आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। स्टॉपिंग कंडीशन यही है कि जब तक x ग्रेटर देन इक्वल टू y नहीं हो जाता तब तक आपको ये कंटिन्यू करना। तो चलिए डेरिवेशन इसका देखते हैं। अज्यूम दैट द सर्कल इज एट सम रैंडम पिक्सल p जिसके कोऑर्डिनेट्स x के और y के हैं, तो हमको नेक्स्ट पिक्सल ढूंढना है, द शॉर्टेस्ट ऑफ d1 एंड d2 लेट्स अस डिसाइड अवर नेक्स्ट पिक्सल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वही अपने को एक बात ध्यान में रखनी है कि xk + 1 जो है दैट इज इक्वल टू xk + 1 एंड yk - 1 जो है वो इक्वल है
वाई के माइनस 1 के, क्योंकि वो अगले पॉइंट के बारे में बात हो रही है। फिर आपका एक इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता रहना चाहिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल एट रेडियस आर विच इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगली चीज़ जो है यहाँ पर आपको ना h इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0 अज्यूम करना है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आपको निकालना है फंक्शन ऑफ सर्कल इक्वेशन, FC समझ लो उसको। तो आपका जो FC है वो क्या होगा, ये देखो फंक्शन कर रहे हैं हम इसका, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी ना फंक्शन ऑफ सर्कल हमको निकालना है n के ऊपर, n मतलब नॉर्थ में वो होगा। सो फंक्शन ऑफ सर्कल एट n कैसे निकालेंगे, fn इज इक्वल टू, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको लेने हैं। जैसा हमने देखा था n मतलब पॉजिटिव साइड होती है, तो पॉजिटिव में x में इंक्रीमेंट होता है और y में इंक्रीमेंट नहीं होता है, तो उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे एक्स के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई के का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हमेशा ग्रेटर पार्ट है आर स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो अगर बड़े में से आप छोटा कोई चीज़ माइनस करते हो तो आंसर आपका पॉजिटिव ही आता है। तो ये जो आपका पार्ट है ना, ये आपका पार्ट पॉजिटिव होने वाला है, बिकॉज दिस पार्ट इज ग्रेटर देन दिस पार्ट। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ में हम क्या करेंगे, देखो हम पता करेंगे फंक्शन ऑफ सर्कल एट एस, फंक्शन ऑफ सर्कल एट एस साउथ में, विच इज एफ एस। तो एफ एस क्या है आपका, एफ एस इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अभी देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट स्मॉलर होने वाला है इस पार्ट के कंपैरिजन में, तो ये जो है आपका, ये पार्ट आपका हो जाएगा नेगेटिव। ओके, ये चीज़ आप आपके डेरिवेशन में लिख सकते हो। अभी हमको डिसीजन पैरामीटर को पता करना है, तो डिसीजन पैरामीटर को सिंपली ऐसा समझ लो, ये इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सर्कल एट n प्लस फंक्शन ऑफ सर्कल एट s। यहाँ पे हमको पॉजिटिव या फिर निगेटिव वैल्यू मिलती है pk की। तो अभी हम दोनों वैल्यूज़ हमको फाइंड करना पड़ेगा, एक बार जब pk इज़ स्मॉलर देन 0 और एक बार व्हेन pk इज़ ग्रेटर देन 0। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जब pk ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो k इज़ इक्वल टू fn प्लस fs हम कर देंगे। तो fn की वैल्यू जो भी थी वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक्स के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई के का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स के प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये दोनों को आपने ऐड कर देना है। दोनों को आप जैसे ही ऐड करोगे तो आपको एक pk की वैल्यू मिलेगी। बट एक्स के प्लस 1 तो हमने पहले ही लिख दिया था, सो लेट्स डू दैट। ये देखिए, ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, 2 एक्स के प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2 आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई के का स्क्वायर प्लस वाई के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर। ये आपकी एक pk की वैल्यू आपको मिलती है। अगर आपको pk प्लस 1 यहाँ से निकालना है तो वही है, जहाँ जहाँ पर k है उसके जगह पे k प्लस 1 कर दो। इसमें एक चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि y के प्लस 1 जो है उसको आप y के प्लस 1 ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि y की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है।
ये आपका pk+1 भी यहाँ से हमें पता चल गया। लेट मी जस्ट चेक इफ यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। अब pk+1 माइनस pk हमको निकालना है, तो लेट मी जस्ट राइट दिस एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2। अभी ना 2 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो pk+1 माइनस pk इक्वल्स टू व्हाट। और यही कर देता हूँ मैं, क्योंकि वो नेक्स्ट पेज और वापस पीछे के पेज पे आते जाना पड़ेगा बार बार। ओके, सो pk+1 माइनस pk इज इक्वल टू 2xk। ये देखिए xk+1 को हम xk+2 लिख सकते हैं, प्लस, बट yk+1 को आप वैसा नहीं लिख सकते। माइनस, भी माइनस करते जाएंगे हम एक एक चीज को। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस yk² माइनस 2r² माइनस xk+1 का स्क्वायर माइनस yk² एंड माइनस yk-1 का स्क्वायर प्लस 2r²। अभी ये देखिए 2r² एंड 2r² यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें, सो दिस विल बी a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस yk+1, तो yk+1 ही रहेगा, उसका स्क्वायर, देयर वुड बी नो चेंज। a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस xk+1 है तो a² प्लस 2ab प्लस b² yk का तो स्क्वायर एज इट इज माइनस a² माइनस 2ab प्लस b² और 2r² तो कैंसिल आउट हो गया था। देन दिस विल बी 2xk² प्लस 8xk प्लस 8 प्लस yk+1 का स्क्वायर प्लस yk+1 का स्क्वायर माइनस 2yk+1 प्लस 1 माइनस xk का स्क्वायर माइनस 2xk माइनस 1 माइनस yk का स्क्वायर माइनस yk प्लस 2yk माइनस 1। इज इट करेक्ट और डिड आई मेक अ मिस्टेक एनीवेयर? हाँ, ये भी, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, वो माइनस होगा। ओके, दिस इज करेक्ट एट दिस पॉइंट। अभी कोई कैंसिल आउट हो सकता होगा और कोई वो होगा, चेक कर लेना एक बार। अभी मैं 1 बाय 1 एक चेक करके मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ अभी, बिकॉज अगर वैसा करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें। सो द आंसर इज pk को भी यहाँ शिफ्ट कर देना है आपने, pk प्लस 4xk प्लस 2yk+1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। I don't even have the correct answer with me, but minus 2yk+1 minus 2yk का स्क्वायर प्लस 2yk+6। तो ये आपका आंसर आएगा फॉर pk+1। ओके, ये आपका आंसर आ रहेगा, एक बार चेक कर लेना। अभी ये हमने कब देखा? व्हेन pk वाज ग्रेटर देन 0। अभी एक बार हमको pk स्मॉलर देन 0 की भी वैल्यू लेकर एक बार देखना होगा। तो अगर आप वो इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देते हो, जैसा अभी फॉर एग्जांपल ये आपकी pk की वैल्यू है, राइट? दिस इज योर
वैल्यू ऑफ पी के। तो यहाँ पर आप ना एक्स के जगह पर एक्स के ही रखोगे, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, बट वाई के जगह पे वाई के -1 हमको करना पड़ेगा, या फिर वाई के +1 को सिर्फ वाई के कर देना। अभी देखिए पी के +1 की तो वैल्यू आ गई, अभी आपको पी के की वैल्यू निकालनी है व्हेन इट इज़ लेस देन 0 एंड वंस व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो अभी पी के व्हेन इट इज़ लेस देन 0 हम निकालते हैं, पी के इज़ लेस देन 0। ये कैसा होगा, देखो पी के लेस देन 0 करने के लिए आपको जहाँ पर भी आपका वाई के +1 था ना, उसको वाई के कर देना है, वाई के +1 इज इक्वल टू वाई के प्रीवियस इक्वेशन में। देयरफॉर पी के +1 इज इक्वल टू पी के प्लस 4x के, पी के प्लस 4x के प्लस 2y के का स्क्वायर प्लस 2y के का स्क्वायर, बिकॉज y के +1 को हम y के कर दे रहे हैं, माइनस 2y के माइनस 2y के का स्क्वायर प्लस 2y के माइनस 2y के का स्क्वायर प्लस 2y के प्लस 6। ओके, तो ये देखिए दिस गेट्स कैंसल्ड विद दिस, दिस गेट्स कैंसल्ड विद दिस। तो आपका जो इक्वेशन आने वाला है फॉर पी के +1, इट विल बी पी के प्लस 4x के प्लस 6, जो था हमारा इक्वेशन। अगर आप पहले जाकर देखते हो, पी के प्लस 4x के प्लस 6 आना था व्हेन पी के वॉज लेस देन 0। अभी हमारा ये इक्वेशन आना चाहिए व्हेन पी के इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो वो भी कर देते हैं हम। तो व्हेन पी के इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अब हमको क्या करना है, एक्स के +1 होगा एज इट इज़, और जो y के +1 है उसको हमने y के -1 कर देना है। सो लेट्स डू दैट। पी के इज़ ग्रेटर देन 0, y के +1 इज इक्वल टू y के -1, देयरफॉर पी के +1 इज इक्वल टू पी के प्लस 4x के प्लस 2y के -1 का स्क्वायर, और what I'll do is I'll do it on the next page क्योंकि जगह नहीं होगी। पी के +1 इज इक्वल टू पी के प्लस 4x के प्लस 2y के -1 का स्क्वायर, 2y के -1 का स्क्वायर माइनस 2y के -1 माइनस 2 इंटू y के -1, 2y के का स्क्वायर माइनस 2y के -1 माइनस 2y के का स्क्वायर प्लस 2y के। +6, आई गेस इट वाज +6 एट द एंड। या तो इस तरीके से एक इक्वेशन आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा सा हमें एक प्रॉपर इक्वेशन मिलेगा। लेट्स सिंप्लीफाई इट। इट विल बी पी के प्लस 4x के प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yk प्लस 2 माइनस 2yk का स्क्वायर yk का स्क्वायर 2yk प्लस 6। Let's simplify this a bit more. pk plus 4xk plus 2yk का स्क्वायर माइनस 4yk प्लस 2 माइनस 2yk प्लस 2 माइनस 2yk का स्क्वायर प्लस 2yk प्लस 6। अभी देखिए ये 2 2 6 मिलके 10 हो जाएगा यहाँ पर। ये तो pk प्लस 4x के तो सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर ये देखिए 2yk का स्क्वायर माइनस 2yk का स्क्वायर माइनस 4yk माइनस 2yk वुड बी माइनस 6yk और वो हो जाएगा माइनस 4yk। सो दिस विल बी माइनस 4yk प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू pk प्लस 4, अगर यहाँ पे कॉमन ले लिया तो xk माइनस yk प्लस 10 आपका जो है pk प्लस 1 के लिए फाइनल आंसर आता है।
तो देखिए हमने दोनों पॉइंट्स के लिए डिराइव किया पी के प्लस 1, जब पी के स्मॉलर देन 0 भी है और ग्रेटर देन 0 भी है। अभी लास्ट हमारा एक ही काम है, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर को डिराइव करना, P0 फाइंड करना है हमें। तो P0 कैसे फाइंड करेंगे, देखो P0 इज इक्वल टू जो सबसे पहला इक्वेशन था ना पीके के लिए वो लेंगे हम, और वहाँ पे जहाँ पे भी x का k है उधर 0 कर देंगे। दिस वॉज आवर फर्स्ट इक्वेशन, 2xk प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2xk प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2xk प्लस 1 का स्क्वायर प्लस yk स्क्वायर प्लस yk माइनस 1 का स्क्वायर, yk स्क्वायर प्लस yk माइनस 1 का स्क्वायर, एंड इट वाज माइनस 2r स्क्वायर एट द एंड। तो अभी अब मैं क्या करना है, देखो P0 के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना उनको 0, r के फॉर्म में लेना है। तो ये हो गया 2 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देखो 0 प्लस 1 इज 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 प्लस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। सो सी r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर वुड बी 2r स्क्वायर, 2 plus 2r square, or just a second, see this, 2 and 1 would be 3 plus 2r square minus 2r minus 2r square. This 2r square would get cancelled with this, and the final decision parameter which you would get would be P0 is equal to 3 minus 2r. तो इसमें आपको क्या क्या डिराइव करना है, आपको इनिशियल डिसीजन पैरामीटर तो डिराइव करना है, और पीके की प्लस 1 की वैल्यू कब, जब आपका पीके जो है वो है ग्रेटर देन 0, और एक बार पीके की वैल्यू व्हेन इट इज़ लेस देन 0। तो 3 वैल्यूज़ आपको इस डेरिवेशन के अंदर डिराइव करना है। काफ़ी सिंपल डेरिवेशन है, जस्ट 2-3 बार खुद सॉल्व कर लेना, आपको समझ जाएगा। सो लेट्स स्टॉप हियर, और जस्ट अ सेकेंड, लेट्स नॉट स्टॉप हियर। मिड पॉइंट का भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मिड पॉइंट पे अभी तक क्वेश्चन कभी नहीं आया है, और आने के भी 0 चांसेस है, मिड पॉइंट पर क्वेश्चन नहीं आएगा। बट इवन देन अगर कोई चाहता है कि पूरा सिलेबस पढ़ लूँ, तो मिड पॉइंट का भी डेरिवेशन मैंने नोट्स में दे दिया है, वहाँ से आप पढ़ लेना। तो मिड पॉइंट uses the symmetry of a circle to minimize the number of calculations. By calculating the points for 1/8 of the circle, you can reflect those points in the other 7 octants. एक पॉइंट ढूंढ लेते हो आप यहाँ पे, और बाकी के जो 7 ऑक्टेंट्स है x, y, x, माइनस y, x, तो ऐसे ऑटो में आप उन्हें रिफ्लेक्ट कर देते हो और आपका सर्कल जनरेट कर देते हो। सबसे पहले तो इक्वेशन है x² + y² = r²। इनिशियलाइज द डिसीजन पैरामीटर P0 इज इक्वल टू 1.25 माइनस r। उसमें क्या था, ये होता है 5/4 माइनस r। इस तरीके का आपका डिसीजन पैरामीटर होता है। वो वहाँ पर था 3 - 2r, यहाँ पे 1.25 माइनस r। फिर डिसीजन मेकिंग का है, अगर पीके स्मॉलर देन 0 है तो आपका अगला पॉइंट ईस्ट में होगा, अगर पीके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो साउथ ईस्ट। तो ये फॉर्मूलाज याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें होता है 2xk + 3, और इसमें होता है pk + 2xk - yk + 5। प्लॉट पॉइंट्स आप उसी तरीके से करते हो, एक करते हो और उन्हें 8 पॉइंट्स में रिफ्लेक्ट करते हो। कब तक, जब तक x एक्सीड या फिर इक्वल नहीं हो जाता y के। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी अवेलेबल है सेकेंड यूनिट की, वो भी आप देख लेना, एंड नोट्स भी अवेलेबल है नीचे, एंड कमेंट डाउन इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।